हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन अब में सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी भी बहुत जम के कर रहे होंगे। दोस्तों, हमने जो एक और सीरीज़ स्टार्ट करी थी इंडियन इकोनॉमी की, श्री राम आईएएस की इंडियन इकोनॉमी हमने स्टार्ट करी थी। उसमें 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। चौथा चैप्टर मैं नोट्स के तरीके के लेके आया हूँ, क्योंकि उतना बल्क पढ़ाना मेरे लिए भी आसान नहीं है और आपके लिए भी इजी नहीं है। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर किया एक नोट के फॉर्म में, ताकि आपको वो सारी चीज़ जो बुक में है वो मिल जाए विथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। तो चैप्टर 4 इसका आज हम कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नीति आयोग इस चैप्टर का नाम है, जिसे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सजाया है, नोट्स के तरीके से मैंने बना दिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलेगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ पे इकोनॉमिक्स आपका पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी हो गया, मोस्ट ऑफ द क्या सभी जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स, देन अगर आप एसएससी के लिए भी जाते हो, किसी भी चीज़ के लिए जाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा है, तो प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है वो समझना ज़रूरी है। तो प्लान्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे स्टेट, अगर मैं यहाँ पे स्टेट बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब देश की बात कर रहा हूँ, कोई मैं यूपी बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्टेट में ओन पार्टली और होली द इकोनॉमी, ठीक है, मतलब स्टेट के अंडर रहेगी इकोनॉमी, या तो पार्टली होगी या फिर कम्प्लीटली या फिर होली होगी। एंड स्टेट जो होगा, मतलब कि नेशन जो होगा, गवर्नमेंट जो होगी, इट सेट्स प्रायोरिटी फॉर द ग्रोथ, ठीक है, कि कहाँ पे मुझे पहले ग्रोथ चाहिए। क्या मुझे हेल्थ सेक्टर में पहले ग्रोथ चाहिए, क्या मुझे कोर इंडस्ट्री पहले बनानी है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, इसीलिए प्रायोरिटी जो है स्टेट डिसाइड करता है फॉर द ग्रोथ। प्लस इसमें जो है प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी। वो लार्ज भी हो सकता है, जैसे आज के डेट में इंडियन इकोनॉमी में देखें तो हमारे प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो लार्ज है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन जब 90s 70s तक की बात करें, आज़ादी से लेकर 1970 तक, तो इनकी रोल जो है मीएगर थी, कम थी, क्योंकि उस समय वो एबल ही नहीं थे, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, वो इस तरीके से ग्रो नहीं कर पाए थे कि उतना सारा जो है वो काम कर पाए। नाउ विल डिस्कस अबाउट कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे कमांड सरकार के हाथ में होती है, देश के हाथ में होती है, स्टेट के हाथ में होती है। कमांड जो है स्टेट के हाथ में होती है, उसे कमांड इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कम्युनिस्ट चाइना, अर्स्ट वाइल कम्युनिस्ट चाइना, मतलब उसने जो इसको डिसमेंटल कर दिया कमांड इकोनॉमी के थीम को। फॉर्मर यूएसएसआर ने भी इसे फॉलो किया था, बट एक समय इसमें लैक ऑफ इनोवेशन एंड इफ़िशियंसी देखी गई कि भाई कमांड इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इनोवेटिव चीज़ें नहीं आ रही हैं, स्टार्टअप ऐसे नहीं आ रहे जो इनोवेटिव हों, और मतलब ऐसे मतलब कोई थीम आ जाए जिसमें कि काफ़ी इनोवेशन दिखे, वो नहीं दिख रहा था। प्लस वेल्थ क्रिएशन ये इकोनॉमी नहीं कर पा रही थी, मतलब जो ग्रोथ पोटेंशियल था इसका वो मीएगर था। तो इस वजह से कम्युनिस्ट चाइना और रसिया ने भी, फॉर्मर यूएसएसआर ने भी इसे छोड़ दिया, एंड दे बिकम मोर ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिस्टिक चीज़ों को अपना लिया, बिल्कुल मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को उन्होंने अपना लिया। अब मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की बात करिए तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है भैया? मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो मार्केट प्रिंसिपल पे काम करती है। अगर मैं मार्केट प्रिंसिपल बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई की, कि भैया हर चीज़ जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होगा, और पूरी की पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई के सिस्टम पे चलेगी, चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर हो, प्राइसिंग से लेके हो, कंजम्पशन से लेकर, सब कुछ जो है मार्केट ही डिसाइड करेगा मिक्स्ड इकोनॉमी में, सॉरी मार्केट इकोनॉमी में। एंड स्टेट मतलब कि नेशन का या फिर गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का
लिमिटेड रोल होगा, वो एक इनेबलर की तरीके से काम करेगा। और लिमिटेड रोल से मतलब ये भी है कि सोशल चीज़ों पे वो फोकस करेगा, जो कि मार्केट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बहुत कम रेगुलेशन होगा ऐसे इकोनॉमी में। तो हमने प्लान्ड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी देखी। कम्युनिस्ट इकोनॉमी का ही भाई है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थोड़ा सा अंतर है। कम्युनिस्ट में क्या होता है कि लैंड, लेबर, मशीनरी सब कुछ जो है कमांड में होता है, ठीक है। वही अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पे लैंड, मशीनरी होता है, लेबर कमांड में नहीं होता है स्टेट के। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया की बात करेंगे तो देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमने जो है अपने नेशन में सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग अपने नेशन में अडॉप्ट किया। ये जवाहरलाल नेहरू साहब का एक अट्रैक्शन था टुवर्ड्स, क्योंकि उन्होंने देखा था कि बोल्शेविक जो रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ पे क्रांति आई थी, और सोवियत जो है यूएसएसआर, रसिया जो था, पहली ऐसी नेशन थी जिसने जो है प्लानिंग को अडॉप्ट किया था, तो उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू का एस्पायरेशन, उनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसमें हम 5 ईयर के प्लान लेके आए थे, वो मेन थीम था कि भैया हमने जो मेन कारण था जो हमने सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट करी। इसके अलावा और भी कारण थे, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर का उस समय कैपेबल ना होना, प्राइवेट सेक्टर इतना इफ़िशियंट नहीं था, कैपेबल नहीं था कह सकते हैं कि ये रोल को प्ले कर सके। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हमें चाहिए था, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट हमें चाहिए था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब मार्केट इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी नहीं होगी, मार्केट इकोनॉमी होगी, तो उस समय क्या होगा कि आप देखोगे कि मैक्सिमम, जैसे बैंक ले लो, बैंक चाहते हैं कि मैक्सिमम बड़े बड़े शहरों में अपना सेंटर खोलें ताकि हमें फ़ायदा मिले हर चीज़ का, ठीक है, हमें डिपॉजिट मिले अच्छा खासा, हमसे लोन लोग लें। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। और देखते हैं कि सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग में स्टेट के कंट्रोल में सब कुछ होता है और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी बहुत ज़रूरी है भैया। मार्केट प्रिंसिपल में, या फिर कह सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नेंस होता है, जहाँ पे मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होती है, वहाँ पे कुछ लोगों के पास बहुत सारा वेल्थ होता है, बट कुछ लोगों के पास बहुत सारे लोगों के पास बहुत ही कम वेल्थ होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है पॉसिबल होता है सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू। तो ये सब कारण थे कि हमने जो है इंडिपेंडेंस के बाद इसे अपनाया। बट ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस से पहले कुछ भी नहीं था। देखिए, इंडिपेंडेंस से पहले हमने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे प्लान लेके आए कि इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाए। इसमें पहला प्रयास था विश्वेश्वरैया प्लान, जो कि इनकी एक किताब थी, एक इंजीनियर थे और इन्होंने जो है बहुत सारे डैम को इंजीनियर किया था। और ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी प्लानिंग से रिलेटेड। तो ये प्लान जो था 1934 में ये आया। फर्स्ट अटैम्प्ट था ये इकोनॉमिक प्लानिंग का, इसमें टारगेट लिया गया कि डबल कर दिया जाएगा इनकम पूरे नेशन का, पर कैपिटा का पूरे नेशन का डबल कर दिया जाएगा 10 साल में। ये इसका टारगेट था। और इसमें जो है गोल ऑफ पॉवर्टी इरेडिकेशन भी टारगेट लिया गया था कि पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। बोला गया कि गवर्नमेंट को ना माइनस नहीं किया जा सकता है इकोनॉमी से, गवर्नमेंट शुड प्ले अ मेजर रोल एंड प्राइवेट सेक्टर को भी रोल दिया जाएगा, बिकॉज माइनस द गवर्नमेंट इसमें बोला गया इकोनॉमी विल मे ग्रो बट द इंक्लूसिव डेवलपमेंट विल नॉट हैपन। तो ये जो है इनका प्लान था, विश्वेश्वरैया प्लान। नेक्स्ट प्लान था नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन होना। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1938 में हुआ था। चेयरमैन थे इसके जवाहरलाल नेहरू साहब। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1938 में हुआ था, चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू साहब। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे इस्टेब्लिश करवाया था और प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय सुभाष चंद्र बोस, जब ये प्लानिंग कमेटी जो है बनी थी। तो एडुक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, बोला कि भाई जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडियन का उसको रेज करेंगे हम। हेवी इंडस्ट्री पे फोकस रहेगा एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होगा, मतलब कि जो लैंड का जो है कि भाई बहुत लोग बहुत सारा लैंड होल्ड करके बैठे हैं, कुछ लोगों के पास बहुत ही कम मतलब मार्जिनल होल्डिंग है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा लैंड का। ये सब इसका टारगेट था नेशनल प्लानिंग कमेटी का।
फिर आता है बॉम्बे प्लान 1944 में। उस समय के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे उनका ये ब्रेन चाइल्ड था बॉम्बे प्लान, जिसमें बहुत बड़े जो कैपिटलिस्ट थे वो थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, JRD टाटा, GD बिरला एंड उनके साथ कुछ उनके और भी एक कंपनियन थे, टोटल 8-9 थे ये लोग। तो इसमें जो मेन मोटो था वो था एक्सपेंशन ऑफ टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लोग ऐसे थे, इंडस्ट्रियल्स थे उस समय ऑलरेडी। बॉम्बे और अहमदाबाद में टेक्सटाइल और कंज्यूमर इंडस्ट्री, मतलब कि जो कंज्यूम किया जाए कंज्यूमर्स के द्वारा, वैसी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही थी, इनको फ़ायदा हो रहा था, तो ये चाहते थे कि इसको और एक्सपेंड किया जाए। दूसरा था कि बोला कि स्टेट का रोल जो है वो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में, बेसिक इंडस्ट्री जैसे कि स्टील, सीमेंट, पावर, ऐसी इंडस्ट्री ये जो है इस्टेब्लिश कराएं एंड प्रोटेक्ट करें फॉरेन कंपटीशन से। हमें इंडियन जो है मार्केट को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करें, मतलब कि इंपोर्ट जो है इतना आसान ना हो पाए हमारे लिए, मतलब ये चाहते थे कि हमारा ही जो मार्केट रहे, फॉरेन कंपटीशन हमें ना झेलना पड़े। ये बॉम्बे प्लान का पूरा थीम था। इसके अलावा जो है इसमें था कि भैया डबल किया जाए फार्मर्स का, एग्रीकल्चर सेक्टर का कह सकते हैं, और 5 फोल्ड ग्रोथ किया जाए इंडस्ट्री सेक्टर का 15 साल में। इन्होंने बोला कि जब से ये प्लान लागू हो तो टारगेट लिया जाए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो है उसका जो इनकम है, उसका जो पोटेंशियल है डबल हो जाए, और 5 फोल्ड ग्रोथ हो जाए इंडस्ट्री सेक्टर में, इनका टारगेट था। इसके अलावा इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, बेसिक इंडस्ट्री लगाने से हो, या फिर फॉरेन कंपटीशन से हमें इंडियंस को बचाने की हो, इनका रोल इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर अगला जो प्लान आता है वो है MN रॉय का पीपल्स प्लान। MN रॉय एंड पीपल्स प्लान की बात करें तो ये पब्लिश किया गया था इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर्स के द्वारा। अब देखिए MN रॉय जो थे बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, तो ये लेबर की बात तो करेंगे ही, तो इन्हीं के द्वारा थ्रू इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ये पीपल्स प्लान लाया गया था। इसका एम्फेसिस था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और वेज गुड्स जो है इसको डेवलप किया जाए कि वेज जो है काफ़ी बढ़े, लेबर से रिलेटेड था ये। फिर आता है गांधीयन प्लान। SN अग्रवाला जो कि एक बहुत बड़े आर्डेंट फॉलोअर थे गांधी जी के, और इन्हों देखिए गांधीयन प्लान से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गांधी जी लेके आए होंगे 1944 में, ऐसा नहीं है, गांधी जी नहीं लेके आए थे, उनके एक आर्डेंट फॉलोअर थे SN अग्रवाला, वो लेके आए थे। तो थीम क्या था, बोला गया कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए, जो गांधी जी कहते थे वही इनका भी थ्योरी था। गांधी जी कहते थे कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, बोला कि पूरा भारत तो गांव में रहता है, तो वहाँ से क्यों नहीं शासन होता है, वहाँ से क्यों नहीं उनको इन्वॉल्व किया जाए गवर्नेंस में। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने बोला कि सेंट्रलाइज नहीं, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, जहाँ पे स्टेट्स का बड़ा रोल हो, PRI सिस्टम की बहुत बड़े रोल हो, ऐसे करके, मतलब कि गांव के लेवल से स्टार्ट हो। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की काफ़ी बात करी गई कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जनता इसी पे डिपेंडेंट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी गई, जो कि गांधी जी प्रोपोगेट करते थे बार बार। जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, छोटी छोटी जो लघु उद्योग होते हैं, उसको ये काफ़ी मतलब इन्होंने अपने प्लान में डाला, बोला कि ये सब होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। कुछ प्लान्स हमने जो देख लिए जो कि प्रयास थे इंडिपेंडेंस से पहले। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के गुड ट्रेड्स को मिला दो, उसके बहुत अच्छे जो ट्रेड्स हैं उनको एक साथ लेके आओगे तो बनेगा मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के अच्छे ट्रेड्स को, उनके अच्छे गुणों को मिला दो तो बनता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर का कुछ काम होता है, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट एरिया को वो वहाँ पे वो रेगुलेट करता है, उसमें जो है वो प्रोडक्शन करता है, उसको वो अपने हाथ में रखता है। जैसे रेलवे को जो है इंडिया ने बहुत समय तक अपने हाथ में रखा है, अब जाके थोड़ा खुलने लग गया है ये, इसमें प्राइवेट सेक्टर आने लग गए हैं। रेलवे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बैकबोन है ट्रैवल का। अगर इसको प्राइवेट ऑपरेट करेंगे तो महंगा फेयर हो जाएगा
और अफोर्डेबल नहीं रहेगा तो फिर बैकबोन है ट्रैवल का। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी खराब हाथों में, प्राइवेट हाथों में नहीं दिया जा सकता है। सोशल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें मतलब जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो सकता है वो सरकार के हाथ में रहे। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में वैसी सारी चीज़ें रहें जो कि प्रॉफिट जिसमें कमाया जा सकता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर काम भी प्रॉफिट के लिए करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ें प्राइवेट पे छोड़ दो ना, क्यों अपना पैसा लगाना है, दिमाग लगाना है। ये है मिक्स्ड इकोनॉमी, सारी चीज़ें मार्केट पे छोड़ दो, कुछ चीज़ें जो है सोशलिस्टिक नेचर की रखो, जैसे कि रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, सोशल सर्विसेज, ये सब सरकार के हाथ में रहे, बाकी सब मार्केट में प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ दो। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड टिल 1991। हमारे जो है बात करें हमारे कॉन्टेक्स्ट में, तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या रहा कि भारत जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में नहीं फंसा था, इकोनॉमिक क्राइसिस में नहीं फंसा था, तब तक पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट किया, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम था। अब जाके 1991 के बाद जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई हैं, रिफॉर्म शुरू हो गया, उसके बाद जो है अब पब्लिक सेक्टर के जगह पे प्राइवेट सेक्टर जो है मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब हम बात करेंगे प्लानिंग किया जाता है तो प्लानिंग के गोल्स क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं प्लानिंग के, तो प्लानिंग के गोल्स क्या होते हैं। तो भारत में जो प्लानिंग के गोल्स रहे वो 5 साल का 5 ईयर का प्लान लाना 1951 में स्टार्ट हो गया था। पहला प्लान आया था 1951 में 5 ईयर का। तो 5 ईयर्स का जो टारगेट सेट करना, प्लान लाना, इसका गोल था। ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और सोशल जस्टिस मेन जो है टारगेट था। बोला गया कि ग्रोथ कैसे होगा, प्लानिंग से होगा। और ये भी बोला गया कि ग्रो करेगी इकोनॉमी तो जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, मतलब कि ग्रोथ जो है परकोलेट होके बाकी सारे कष्टों को हर लेगा, पॉवर्टी ख़त्म कर देगा, माल न्यूट्रिशन ख़त्म कर देगा, इनइक्वालिटी ख़त्म कर देगा, ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होगा, ऐसा बोला गया, बट ये हुआ नहीं। खैर, नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि हम उस समय काफ़ी बैकवर्ड माने जाते थे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड तमाम चीज़ें। मॉडर्नाइजेशन हमारा था नहीं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो। इंडस्ट्रियों का लाना बहुत ज़रूरी था, मॉडर्नाइजेशन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का होना ज़रूरी था, तमाम चीज़ें आनी थी, इंडस्ट्रियल सेटअप करना था भारत में। इसके लिए क्या था, मॉडर्नाइजेशन बहुत ज़रूरी था, टेक्नोलॉजी को लाना, R&D करना, ऐसी सारी चीज़ें। सेल्फ रिलायंस, कि भारत जो है रिसोर्सेज के मामले में विदेश पे निर्भर ना रहे। अब देखिए, सेल्फ रिलायंस को सेल्फ सफिशिएंसी से मत कंपेयर कीजिएगा। सेल्फ सफिशिएंसी एक ऐसा टर्म है जो यूटोपियन टर्म है, कभी हो ही नहीं सकता है कि भाई हमें खुद ही, हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे वो हमारे रिसोर्सेज से हो जाए मैक्सिमम। ये जो है इंडिया को ऐसा बनाना था, इंडियन इकोनॉमी को ऐसा बनाना था। सोशल जस्टिस किया जा सके, जब ग्रोथ होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो फाइनली जो है जो डाउन ट्रोडन है, जो पुअर हैं, उनको सोशल जस्टिस मिले, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो है ग्रोथ आए। ये सब प्लानिंग के गोल्स थे। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की। हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे तो पहला जो है 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 तक ये रहा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो हम सारे प्लान्स जो 12 अभी तक प्लान आए हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे, उनके गोल्स देखेंगे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान जो है पहला जो आया था 1951 से लेकर 1956 तक था, और इसका जो है मेजर जो ऑब्जेक्टिव था कि भाई फोकस करेंगे एग्रीकल्चर पे। चूँकि उस समय फूड क्राइसिस भी था, एग्रीकल्चर काफ़ी पीछे था और तुरंत ही जाके इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस समय जो है, हालांकि प्राइम मूविंग फोर्स हमने बनाया किसको, इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बट हमने पहले प्लान में फोकस किया एग्रीकल्चर को। एनुअल ग्रोथ रेट हमारा जो टारगेट हमने रखा था 2.1%, उससे कहीं ज़्यादा 3.6% का हमने एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया। एनुअल ग्रोथ रेट हमने 3.61 का अचीव किया। और वही बात करें तो ये जो प्लान था, ये प्लान जो था, इसके मेन आर्किटेक्ट थे केन राज। ठीक है, ये हो गया पहला प्लान। तो इसमें जो है ओवरऑल ठीक ठाक रहा ये प्लान, अचीवमेंट थे इसके। सेकेंड प्लान के और भी अच्छे अचीवमेंट थे, बट इसमें जो है
खैर अभी बात करेंगे। तो फोकस था कि हेवी इंडस्ट्री लगाया जाए, और ये जो फोकस था हेवी इंडस्ट्री का, मतलब कि स्टील हो गई, आयरन ओर वाली इंडस्ट्री हो गई, हेवी इंडस्ट्री में पावर, मतलब कि ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को में चाहिए उसके इक्विपमेंट्स, जैसे कि स्टील हर जगह चाहिए, कारखाना लगाना है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करना है तो हर जगह स्टील की ज़रूरत है, पावर की ज़रूरत हर जगह है, स्टील हो गया, पावर हो गया, सीमेंट हो गया, ऐसी चीज़ें हेवी कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, इन सारे जो है इंडस्ट्रीज़ को लगाना इसमें कोर थीम था। और ये बेस्ड था नेहरू महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस जो थे बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे, और नेहरू जी ने इनको कहा कि भाई आपको ऐसा प्लान बनाना है जिसमें जो है इंडस्ट्री पे हमें फोकस करना है, स्टिमुलस लाना है कि भाई ऐसी इंडस्ट्री लगानी है जिससे कि फर्दर जो है इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिले, जैसे कि हेवी इंडस्ट्री हो गई। तो ये मॉडल था सेल्फ रिलायंस के ऊपर प्लस बेसिक इंडस्ट्रीज़ लगाने की। बेसिक इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील हो गया, इसके अलावा जो है सीमेंट हो गया, ऑयल एंड रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, ये सब इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री है, कोर इंडस्ट्री भी कहते हैं। पावर हो गया। तो कुछ अदर एलिमेंट्स भी बात करेंगे, जैसे कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करी गई। इसमें हमने बिल्कुल इनवर्ड लुकिंग जो है अप्रोच लगाया कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे ज़्यादा चीज़ों को, हम क्या करेंगे इंपोर्ट के जगह पे जो है डोमेस्टिकली हम लोग प्रोड्यूस करेंगे मैक्सिमम चीज़ें। तो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाया। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो है पावर, रोड और रेल में इन्वॉल्व हो, कि पावर सेक्टर में काम करे, रोड बनाने में काम करे, रेलवे डेवलप करे, ये पब्लिक सेक्टर को काम दे दिया, मतलब सरकारी काम दे दिया गया। वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर फॉर कंज्यूमर गुड्स डेवलप किए जाए, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स ऐसे सेक्टर है जो कि मतलब कंज्यूमर के गुड्स में क्या होता है, आपको ज़्यादा मतलब वहाँ पे फ़ायदा मिलता है। तो वाइब्रेंट स्मॉल स्केल सेक्टर जो है कंज्यूमर गुड्स के लिए लाया जाए, ताकि जो है इकोनॉमी में पैसा आए, सर्कुलेट होता रहे, ये इसका मेन थीम था। इसके अलावा जो है नोट के तौर पे देखें तो इसने जो इस पार्टिकुलर जो ये सेकेंड ये प्लान था, इसने कोर ऑब्जेक्टिव तो डेफिनेटली पाया, अचीव किया, जैसे कि हायर रेट ऑफ ग्रोथ देखा गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। इसने बेस भी क्रिएट किया सेल्फ रिलायंस बनने के लिए, बेस क्रिएट किया। उस समय एक्चुअली हम सेल्फ रिलायंट हुए नहीं, बट बेस क्रिएट कर दिया, ठीक है। हाउएवर हमने देखा कि ये ग्रोथ जो था वो इम्बैलेंस था, कुछ स्टेट बहुत पीछे रह गई, कुछ स्टेट जो है मतलब रीजनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा देखा गया। इनइक्वालिटी इस समय ऑब्जर्व होने लग गई कि भाई जो है कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो था, कि भाई ग्रोथ होगा तो उसका जो है फ़ायदा नीचे तक पहुँचेगा, नीचे तक पहुँचेगा, जिसे हम ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहते हैं, कि इकोनॉमी ग्रो कराओ तो उसका फ़ायदा जो है एजुकेशन पे, पब्लिक के हेल्थ पे ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगा, ऑटोमेटिकली लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाएगा। ये बहुत ही स्लो हुआ, बट इसने क्रिएट जरूर कर दिया ग्राउंड कि आगे जाके ट्रिकल डाउन इफेक्ट का असर पड़े, बट ये उस समय काफ़ी स्लो था। तो ये इसके जो है कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स थे इस पार्टिकुलर प्लान के। अब देखिए इसी प्लान के दौरान जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 का। इसी प्लान के दौरान इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1956 का। तो ये क्यों लाया गया था पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन? ये लाया गया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें 3 कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को बांट दिया जाए। समझो इसमें बोला गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया जाए, जिसमें पहली जो कैटेगरी होगी वो होगी शेड्यूल ए की कैटेगरी। शेड्यूल ए में ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे जो कि होली और कंप्लीटली कह सकते हैं स्टेट के कंट्रोल में होंगे, मतलब उसमें प्रोडक्शन हो गया, उसका एक्सपेंशन हो गया, उसका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो भी चीज़ें करेगा वो सब कुछ स्टेट करेगा, मतलब कि नेशन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। दूसरे कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज लाया गया वो शेड्यूल बी लाया गया। इसमें बोला गया कि स्टेट ओन्ड ही रहेगा, ये भी स्टेट ओन्ड न्यू इंटरप्राइजेज होंगे, बट प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें आएगा, बट स्टेट के
एफर्ट्स को सपोर्ट करने आएगा, ऑनरशिप चेंज नहीं होगा। इसमें स्टेक होल्डर रहेगा प्राइवेट सेक्टर, बट ऑनरशिप जो है चेंज नहीं होगा, बट वो सपोर्ट करेगा स्टेट को। मतलब कि 50 से 50% से ज़्यादा जो है स्टेट के ही हाथ में रहेगा। थोड़ा सा रोल दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को खाली सपोर्ट करने के लिए। और शेड्यूल सी में जो कंपनियां या फिर जो इंडस्ट्रीज आई वो सारी की सारी प्राइवेट के कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है, सारी की सारी। तो 3 जो है शेड्यूल बांटा गया, 3 जो है शेड्यूल बांटा गया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्लान देखते हैं। तो थर्ड जो प्लान है ये लाया गया था 1961 से लेकर 1966 तक ये चला। इस समय मिसहैप काफ़ी हो गया, चाइना वार हो गया, इंडो चाइना वार इन 1962 में। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई 1965 में। तो ये जो है ये प्लान जो है इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रह गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसका जो टारगेट था वो था कि भैया जो देखा गया था कि सेकेंड प्लान में इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही थी बट एग्रीकल्चरल सेक्टर पीछे रह जा रहा था। तो बोला गया कि इस खामी को थर्ड प्लान में कवर किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा विद द बैलेंस्ड ग्रोथ बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो पहला इसका गोल यही था। दूसरा था कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होनी चाहिए, कि भाई जो है इकोनॉमी सस्टेन कर सके, कर्ज में ना ज़्यादा डूब जाए। ऐसा ना हो कि किसी दूसरे पे डिपेंड करना पड़े, हमें मांगना पड़े, ये करना पड़े। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस समय बहुत सारी दिक्कतें भी आ गई थी। पहली बोरोइंग जो हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हुई थी इसी प्लान के दौरान हुई थी। पहली जो बोरोइंग हुई थी हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से वो इसी प्लान के दौरान हुई थी। एंड रुपी जो है फर्स्ट टाइम डिवेलुएट भी हुआ था जून 1966 में। हालांकि टेक्निकली इस प्लान में ये नहीं हुआ था, बट 1966 में जो है रुपया जो है पहली बार डिवेलुएट हुआ था जून 1966 में। अच्छा, एक और चीज़ हुआ ये कि चूंकि वार 2 आ गए, तो 2 वार आने की वजह से जो है नेशन उस समय तैयार नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि उसी साल 1966 में ही अगला प्लान ला दिया जाए या फिर 1900 ठीक है लाया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 3 जो है एनुअल प्लान लाए गए, जिसे हम प्लान हॉलीडे भी कहते हैं। रीज़न क्या था? क्योंकि इन्फ्लेशन उस समय इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, फ्लड्स आ गए थे, इंडो चाइना वार, ये सब, फॉरेक्स क्राइसिस हो गया था। अब देखा आपने कि IMF से हमें भीख मांगना पड़ गया था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उस समय। नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया था, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी थी। इसीलिए जो है 3 एनुअल प्लान्स लाए गए। बोला गया कि 5 साल के प्लान से बेहतर है कि 1-1 साल का प्लान 3 बार लाया जाए, ठीक है, जब तक कि हम इस कंडीशन में ना आ जाए कि अगला 5 ईयर का प्लान आए। तो 3 जो है एनुअल प्लान्स है, और इसी प्लान को हम प्लान हॉलीडे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन जो प्लान था वो छुट्टी पे चला गया, कह सकते हो। इसके जगह पे एनुअल प्लान आया। तो एनुअल प्लान आया एक 1966 से 67, फिर 1967 से 1968 वाला ईयर, और एक 1968 से 1969, 3 जो है एनुअल प्लान्स आए। उनका जो है मोटो वही सेम था जो थर्ड का प्लान का था, उसी पे उन्होंने काम किया। अब देखिए अगला प्लान आता है फोर्थ प्लान, जो कि 1969 से लेकर 1974 तक रहा, ठीक है। फोर्थ प्लान आया 1969 से 1974 तक। इसमें जो टारगेट था, जो एम था कि ग्रोथ किया जाए विथ स्टेबिलिटी, मतलब कि ग्रोथ जो है स्टेबल हो, लगातार होता रहे, स्टेबल होता रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल हुआ 1 साल नहीं हुआ, इस तरीके का नहीं, स्टेबल ग्रोथ हो। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ इसी दौरान, इसी फोर्थ प्लान में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। ये फर्स्ट टाइम जो है नेशनलाइजेशन हुआ था। प्राइवेट पर्स जो था उस समय के प्रिंसेस जो हुआ करते थे, जो कि मतलब पेंशन के तौर पे कुछ पैसा लेते रहते थे, कि एग्रीमेंट हुआ था कि भाई हम आपके साथ तभी जुड़ रहे हैं जो कुछ पैसा जो है प्राइवेट पर्स हमारा आप देते रहोगे। तो ये प्राइवेट पर्स को ख़त्म कर दिया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के रिजल्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। 1960s में जो स्टार्ट हुआ था, इसका रिजल्ट इस समय काफ़ी देखा गया, और जो है कहीं ना कहीं फूड जो है हमारे पास सफिशिएंट होने लग गया था। ऑयल शॉक्स देखे गए, क्योंकि उस समय जो ऑयल की कंपनियां थी, मतलब मिडिल ईस्ट वाली मेनली जो कंट्रियां थी ऑयल प्रोड्यूस करने वाली, वो पैलेस्टियंस के लिए
एक जगह खोज रहे थे पेलेस्टियंस के लिए, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बोला कि प्राइस बढ़ाएंगे हम जब तक कि पेलेस्टियंस का सेफ हाउस आप लोग नहीं दे देते। वर्ल्ड से डिमांड कर रहे थे ये। इंडो पाक वार भी हुआ, जो बांग्लादेश लिबरेशन वार कहते हैं, तो इसमें ये भी ड्रामेटिक जो है फोर्थ प्लान रहा। फिर आता है फिफ्थ प्लान। फिफ्थ प्लान का पीरियड जो है 1974 से 1979 तक रहा। इसका जो थीम था वो था, मतलब मोटो था, एम कह लो, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। की ग्रोथ तो हो रहा है बट वो परकोलेट क्यों नहीं हो रहा है, सोशल जस्टिस क्यों नहीं मिल रही है, डेवलपमेंट कहाँ है। ग्रोथ तो हो रहा है, न्यूमेरिकली तो हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट सोशल जस्टिस नहीं हो पा रहा है। लोगों के हेल्थ खराब हो रहे हैं, लोगों में एजुकेशन नहीं है, लोग और गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस इसका वन ऑफ द एम था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन सब में भी देखी गई, क्योंकि जनता पार्टी सरकार आई थी और कांग्रेस गिर गई थी, कांग्रेस की सरकार, इमरजेंसी लगा था, तो तमाम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस समय भी देखे गए। रोलिंग प्लान जनता पार्टी इस समय इंट्रोड्यूस करी जब वो 1977 में आई थी, और प्लान हॉलीडे घोषित कर दिया गया एक साल को, 1979 से 1980 को, ठीक है, प्लान हॉलीडे घोषित कर दिया गया। तो रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी 1977 में मुरारजी देसाई के समय में आई थी, उसका थोड़ा सा समझ लेते हैं उसके बारे में। तो ये जो है एक प्रोफेसर हुआ करते थे, गुन्नार मैर्डल, वर्ल्ड में इन्होंने एक बुक लिखी कि भाई जो कैसे डेवलपिंग नेशन अपना जो है कैसे जो है प्लानिंग कर सकते हैं, वो रोलिंग प्लान में इन्होंने बताया। उन्होंने बोला कि प्लान आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होने चाहिए, और ये जो प्लान है इनका टारगेट एनुअली सेट हो, और मल्टी ईयर गोल्स जो है हम सेट करते रहे एनुअली। अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मॉडिफिकेशन भी ले आए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो वही बात लिखी गई है कि रोलिंग प्लानिंग का थीम था कि जो हमारी जो प्लानिंग थी वो काफ़ी रिजिड थी। जो प्लान सेट किया जाता था अचीव करना ही करना चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर डेवलपिंग नेशन में बहुत तमाम दिक्कतें आती रहती हैं, तमाम कष्ट झेलना पड़ता है डेवलपिंग नेशन को। तो इन्होंने बोला कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल प्लान होगा ये रोलिंग प्लान जो होगा, एनुअल टारगेट ले लेंगे, अगर नहीं हो पा रहा है तो मॉडिफिकेशन भी कर लेंगे, मल्टी ईयर गोल्स सेट करेंगे विथ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन एज रिक्वायर्ड। जनता पार्टी ने इसे इम्प्लीमेंट कराया। फ्रीक्वेंट रिविजन्स रिजल्टेड इन इंस्टेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो बार बार जो रिवीजन होता रहा रोलिंग प्लान में, तो इसलिए इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर आता है सिक्स्थ प्लान। सिक्स्थ प्लान जो है 1980 से लेकर 1985 के बीच में ये इम्प्लीमेंट हुआ, सिक्स्थ प्लान। और इसमें जो है मेन जो नारा दिया गया, एक नारा काफ़ी फेमस हुआ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। दोबारा से जो है यहाँ पे इंदिरा की सरकार आ गई थी, कांग्रेस आ गई थी, तो गरीबी हटाओ मतलब पॉवर्टी एलिवेशन इसका मेन थीम था। इम्फेसिस किया गया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, जो कि फ़ायदे के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इकोनॉमी को स्टिमुलस मिलेगा। इकोनॉमी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही बेस होती है, वो चाहे सड़क हो, पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी, तमाम ऐसी चीज़ें। इसने जो है अच्छा खासा ग्रोथ रेट भी दिखाया, 5.7% का ग्रोथ हुआ इस समय। इस समय कुछ बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स लाए गए थे, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया। इसके अलावा जो है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लाया गया, कि ये जो है इतना इनको ट्रेनिंग करा दो ताकि सेल्फ एम्प्लॉय ये बन सके, इनमें कुछ स्किल आ जाए। फिर डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, ये भी एक स्कीम लाया गया। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लाया गया। इसके अलावा रूरल लिवलीहुड एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम भी लाया गया। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट प्लान्स जो है इस समय लाए गए थे सिक्स्थ प्लान में। ये सब लाए गए थे क्यों? गरीबी हटाओ के लिए। 1981 में इंडिया टुक लोन फ्रॉम IMF, ठीक है। 1981 में इसी प्लान के दौरान जो है भारत को लोन लेना पड़ा था दोबारा IMF से। अब आता है सेवेंथ प्लान। जिस समय जो है इकोनॉमिक क्राइसिस जो है शुरू हो गया था, उसके असर जो है इकोनॉमी पे बहुत ही ज़्यादा दिखने लग गए थे। तो सेवेंथ प्लान आया 1985 से लेकर 1990 के बीच में। इसके जो मेन पॉइंट्स थे वो देख लेते हैं। इसका जो टारगेट था उसमें था कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जाए। ग्रोथ रेट इसने 5.81 का अचीव किया, अच्छा खासा ग्रोथ रेट था। बिगिनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, चाहे वो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे शुरू हो गई थी वर्ल्ड के साथ, तो थोड़ा सा हमने जो है कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन हमने अपने इकोनॉमी को करना शुरू कर दिया था।
मतलब अभी भी FDI नहीं ले रहे थे, बट हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हमने शुरू कर दिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था लिबरलाइजेशन का। तो लिबरलाइजेशन का बिगनिंग यहाँ पे शुरू हो गया। लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी हम लेके आए, ठीक है, लॉन्ग टर्म फिजिकल पॉलिसी लेके आए। इसी दौरान 3 साल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी पहली बार आया इसी 7th प्लान में। प्लान हॉलीडे भी रहा, ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया तो 2 जो है प्लान हॉलीडे आए। 1990 से 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, क्योंकि हमारे पास $1 बिलियन ही ओनली बचा हुआ था फॉरेक्स रिजर्व, और वो जो है सफिशिएंट नहीं था, वो मात्र सफिशिएंट था 15 दिन के लिए हमारे इंपोर्ट के लिए। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो हो ही गया था, तो 2 जो है प्लान हॉलीडे आए, वो थे 1990 से 1991 वाला और 1991 से 1992 वाला। फिर आता है एट्थ प्लान। एट्थ जो प्लान है, 8वां प्लान जो है, ये 1992 से 1997 के बीच में इम्प्लीमेंट हुआ 5 साल के लिए। और इसी दौरान जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गए थे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से हमने एक्सटेंडेड जो है फैसिलिटी के तहत हमने जो है यहाँ से हेल्प लिया, और इसने हेल्प भी किया विद लॉट ऑफ कंडीशंस, जिसमें इसने बोला कि आप अपने करेंसी को डिवैल्यूएट कर दो, और तमाम ऐसे कंडीशन थे। खैर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इसी प्लान के दौरान जो हुआ है, ठीक है। तो इसके मेन एम्स देख लेते हैं। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी उस समय, तो और बर्डन पड़ रहा था स्टेट के एक्सचेकर पे, तो कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव। पॉवर्टी रिडक्शन वाज सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन वाज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि देखा जा रहा था कि मतलब वन फिट टू ऑल वाला जो अप्रोच है ना, वो ठीक नहीं है, तो बॉटम अप अप्रोच के लिए इन्वॉल्वमेंट किया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, नगर पालिका का, ये भी इसमें प्लान किया गया। इट अचीव्ड 6.8% ऑफ द ग्रोथ रेट अगेंस्ट टारगेटेड 5.6% टारगेट था, बट अचीव इससे ऊपर ही किया, तो अच्छा रहा ये प्लान। जो ये हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, उस क्राइसिस से निकलने के लिए जो है ये प्लान जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा, जो कि बेस्ड था राव मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव उस समय जो है PM थे, और मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्हीं के मॉडल पे ये ग्रोथ जो है बेस्ड था, ये प्लान बेस्ड था। और ये मॉडल ही थोड़ा जानना जरूरी है कि राव मनमोहन सिंह मॉडल ऑफ ग्रोथ क्या था, क्या ऐसा किया मनमोहन सिंह ने कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस से हम लोग जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने लग गए इकोनॉमिक रिफॉर्म के द्वारा। तो देखिए, इसमें जो है राव मनमोहन सिंह के जो मॉडल ऑफ ग्रोथ है, इसमें बोला गया कि स्टेट को जो ना, स्टेट को अपने आप स्टेट को जो है अपने आप को बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ों से अलग कर लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि स्टेट अपने हाथ में रखा है, उसे डीरेगुलेशन किया जाए, लाइसेंस राज खत्म किया जाए। तो इन्होंने बोला कि स्टेट टू फोकस ऑन सोशल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसमें प्रॉफिट नहीं है, प्राइवेट नहीं आ सकते, वैसी चीज़ों में स्टेट काम करे, और प्राइवेट को अपना जो है मार्केट मैकेनिज्म पे काम करने दिया जाए। दूसरा, इन्होंने बोला कि डिसमेंटल कर देना चाहिए जो कंट्रोल्स एंड परमिट्स हैं सेलेक्टिवली, जो लाइसेंस राज है, कंट्रोल एंड परमिट है, कि इस फलाना सेक्टर में तो भाई हम ही रहेंगे, इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता है। मोनोपोलिस्टिक MRTP एक्ट था, तमाम चीज़ें थी, इनको जो है थोड़ा सा ख़त्म किया जाए, ताकि ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर को मौका मिले, ओपन कर दिया जाए इकोनॉमी को, एंड क्रिएट किया जाए कंपटीशन फॉर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। जो एक समय जो बोला जाता था कि जवाहरलाल नेहरू बोलते थे कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो है मॉडर्न डे टेम्पल्स हैं, मॉडर्न डे के टेम्पल्स हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो फेल होता हुआ दिखा बाद में। तो बोला गया कि इनको कोई कंपटीशन ही नहीं है प्राइवेट से, तो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन नहीं है तो कोई काम क्यों करेगा भाई। तो बोला गया कि PSC को कंपटीशन होना चाहिए प्राइवेट से, तो ओपन कर दिया जाए इकोनॉमी को, ताकि ओपन हर सेंस में, ग्लोबली भी ओपन कर दिया जाए, FDI है, FPI है, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर को लिबरलाइज किया जाए, ताकि उसमें जो है वही जैसे बात किया कि इंपोर्ट का जो है नॉर्म्स थोड़ा सा आसान किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हम पॉलिसी लेके आए, आसान किया जाए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर हैं उनको जो है स्टिमुलस मिले, वो हमारे मार्केट में पैसा लगाएं, ऐसा कुछ किया जाए। रिजल्ट भी अच्छा खासा देखा गया। जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व था
वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया और हमने जो है बैलेंस ऑफ क्राइसिस को हटा दिया, हमारे मतलब निकल गया, वो हमारे पास ऑन हो गया। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII इंक्रीज हुए, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बूस्ट हुआ, एक्सपोर्ट भी पिकअप हुआ। तो ये इसके फ़ायदे थे। नाउ विल डिस्कस अबाउट इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग की। तो इंडिकेटिव प्लानिंग और इम्परेटिव प्लानिंग, दो तरीके की प्लानिंग होती हैं दोस्तों, जो कि इन जनरल इकोनॉमी में जो है यूज की जाती हैं एज ए टूल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि सरकार का रोल क्या होगा ऐसे प्लानिंग में। तो देखिए, इंडिकेटिव प्लानिंग में जो स्टेट है यानी कि गवर्नमेंट है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, स्टेट कोई बिहार और यूपी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे नेशन की बात कर रहा हूँ। तो स्टेट जो है इस केस में इंडिकेटिव प्लानिंग में एक फैसिलिटेटर की तरीके से बनता है, रोल निभाता है। फैसिलिटेटर का मतलब है कि वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि इस तरीके का माहौल क्रिएट करेगा थ्रू पॉलिसी, टैक्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर पॉलिसीज, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आगे आए, और जो स्टेट जो इम्परेटिव में जहाँ पे वो कंट्रोल और कमांड करती थी, वो रोल जो है यहाँ पे त्याग के फैसिलिटेटर बन जाता है और प्राइवेट को प्रमोट करने के कोशिश करता है। ठीक है, तो स्टेट बिकम फैसिलिटेटर फ्रॉम दैट ऑफ द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर, जो कि कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग का काम इम्परेटिव में किया जाता था। इम्परेटिव प्लानिंग में पूरा जो है जकड़ के रखती है सरकार कि भाई जो आदेश दूंगा, जिस तरीके की चीज़ें होंगी वो मैं ही करूँगा, इम्परेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेड एंड इंडस्ट्री वेयर फ्रीड फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जब से इंडिकेटिव प्लानिंग आई, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के आसपास का समय है ये, जब से इंडिकेटिव प्लानिंग आई है, तब से जो सरकार ने क्या किया, स्टेट ने क्या किया, ट्रेड और इंडस्ट्री को फ्री कर दिया गवर्नमेंट कंट्रोल से कि भाई अननेसेसरी क्यों होल्ड करके रखना है। द मेन मोटो कि सरकार जो है सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करे और बाकी जो मार्केट ड्रिवन चीज़ें हो सकती हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सके। थर्ड है कि देखिए, अब जब मैंने कहा कि स्टेट फैसिलिटेटर बनेगा, इसका मतलब ही यही है कि स्टेट जो है राइट टाइप ऑफ पॉलिसीज़, टैक्स, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर पॉलिसीज़ जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए लेके आएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है फले फूले। नेक्स्ट है कि प्लानिंग कमीशन टू वर्क ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन। तो उस समय तक तो प्लानिंग कमीशन थी ही, हम जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है 2015 में एबोलिश हुई थी जनवरी में, उसकी जगह पे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, नीति आयोग आया था। तो जब उस समय प्लानिंग कमीशन थी तो उसको बोला गया कि आप वर्क करोगे, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक विजन लाओगे, आप शॉर्ट टर्म विजन नहीं लाओगे, लॉन्ग टर्म लेके आओ, और हम जो है उस तरीके का फैसिलिटेटर बनेंगे कि प्राइवेट सेक्टर उसको मीट कर पाए, कंप्लीट कर पाए। तो ये हो गया इंडिकेटिव प्लानिंग दोस्तों। अब हम बात करते हैं 9th प्लान की। तो 9th जो प्लान है ये, इसका पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक का। 9th जो प्लान था इसका पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक का। और इस समय जो थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखी गई, क्योंकि अटल जी की सरकार गिर गई थी, आपको पता है, मात्र कुछ दिनों की सरकार रही थी, गिर गई थी, कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था उन्होंने। इसके अलावा कारगिल वार देखा गया, वार हुआ 1999 में जुलाई में। ठीक है, कारगिल वार हुआ और फाइनली 26 जुलाई को हम विजय दिवस मनाते हैं। एंड ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ इसी समय। ईस्ट एशियन नेशन जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ईस्ट एशिया में जो कंट्रियां हैं उनमें जो है उनका फाइनेंशियल क्राइसिस आया। उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब हमने डिटोनेट किया 1998 में। तो ये तमाम चीज़ें उस समय हुई इस प्लान के दौरान। तो खैर 9/11 का टेररिस्ट अटैक जो 2001 में हुआ, उसे कैसे भूल सकते हैं, अमेरिकन एक बहुत बड़े बिल्डिंग पे अटैक। ADR अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट में पहली बार जो है हमारा जो है कोई कंपनी लिस्ट हुआ, नैस्डेक में लिस्ट हुआ। नैस्डेक जस्ट लाइक जैसे हमारा सेंसेक्स होता है ना, इंडेक्स है सेंसेक्स, वैसे ही नैस्डेक उनका इंडेक्स है अमेरिका का। तो वहाँ पे हमारी कंपनी जो है लिस्ट हुई फर्स्ट टाइम। ये सब 9th प्लान में हुआ। तो
देखिए 9th प्लान के दौरान ही प्राइवेटाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का स्टार्ट हो गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि स्टेक बेचो, ठीक है, स्टेक बेचो प्राइवेट को, ताकि प्राइवेटाइजेशन किया जा सके वैसी कंपनियों में जिसमें अननेसेसरी सरकार की कोई ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी सरकार उसमें होल्डर बन के बैठी है, तो उनको जो है प्राइवेटाइज करना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया 1999 में, ठीक है, 1999 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया 1999 में। इसने जो है सब सम किया, मतलब इसने क्या किया, जो पहले जो आई थी ना 1980 के आसपास में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया, इन सबको सबसम करके एक ही जो है प्लान प्रोग्राम बना दिया गया, ठीक है, 1999 में, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी स्टार्ट हुआ 2000 में इसी प्लान के दौरान, तो ये कुछ अचीवमेंट है इसका। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन हमारी सिटीज़ है उनको सड़कों से जोड़ना, जैसे कि दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई को, ये लॉन्च हुआ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिस पे आज भी काम चल रहा है। ये 2001 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2001 में स्टार्ट हुआ था। अब आता है 10th प्लान। 10th प्लान जो है ये 2002 से लेकर 2007 का इसका पीरियड था। इसमें टारगेट लिया गया 8% का एनुअल ग्रोथ रेट, जो है जीडीपी का एनुअल ग्रोथ रेट रखने का टारगेट लिया गया। हालांकि थोड़ा सा ही कम हमने अचीव किया, ओवरऑल 7.8% हमने ऑन एन एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट देखा, ठीक है, तो बुरा नहीं था। इसके अलावा बात करें तो रिडक्शन हुआ पॉवर्टी में। टारगेट लिया गया कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाएगा 5% प्रेजेंट लेवल से, उस समय के लेवल से, इस प्लान के ख़त्म होने तक, यानी कि 2007 तक ये टारगेट लिया गया कि पॉवर्टी को जो है रिड्यूस किया जाएगा बाई 5%। एंड गेनफुल एंड हाई क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी टारगेट लिया गया, कि वैसे लोग जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं बट उनको काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जो है एटलीस्ट काम प्रोवाइड कर दिया जाए, ये भी टारगेट लिया गया इसी में। इसके अलावा जेंडर गैप को रिड्यूस किया जाए। जेंडर गैप देखा गया लिटरेसी के फील्ड में, कि आदमी तो पढ़ा लिखा ज़्यादा निकल रहा है, औरतें, लेडीज़, महिलाएं पीछे रह जा रही हैं, तो उसको रिड्यूस करने का टारगेट लिया गया। इसके अलावा वेज रेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो है उसमें गैप था, उसको भी कम करने का टारगेट लिया गया। 50% तक कम कर दिया जाए, ऐसे जो गैप बना हुआ था उसको 2007 तक का टारगेट लिया गया था। इसके अलावा इसी प्लान में MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी एक्ट में पूछा जाता है कि किस प्लान में ये लाया गया था, तो नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें 100 दिन का काम जो है देने का इसमें प्रॉमिस है, इस एक्ट में प्रावधान है। इसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी इसी दौरान लाया गया था 10th प्लान में। नाउ विल डिस्कस अबाउट 11th प्लान। तो 11th प्लान जो है दोस्तों ये आया था 2007 से लेकर 2012 तक ये चला। 11th प्लान 2007 से 12 तक। ग्रेट रिसेशन इस समय देखा गया। ग्रेट रिसेशन, लेमन ब्रदर वाली कहानी सुनी होगी, अमेरिकन यूरोपियन कंट्री, अमेरिका पूरा जो है डिप्रेशन में आ गया था, ठीक है, ग्रेट रिसेशन हुआ था, डिप्रेशन नहीं कह सकते। फिजिकल स्टिमुलस उस समय वर्ल्ड चला रहा था, कि मतलब कि लोन लेके भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था, ताकि जो है कहीं ना कहीं जो है डिमांड को बढ़ाया जा सके, तो फिजिकल स्टिमुलस चल रहा था इस 11th प्लान पर। बट हमारी इकोनॉमी इतनी रेजिलियंट हो गई थी, थैंक्स टू मनमोहन सिंह जी एंड थैंक्स टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि हमारी जो है इकोनॉमी ने इसको झेल लिया, बहुत अच्छे से झेल लिया। सो फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका एक टारगेट था, सेंट्रल थीम था इसका, कि फास्टर ग्रोथ करेंगे, मोर इंक्लूसिव करेंगे, कि मतलब ग्रोथ तो हो रहा है बट क्या वो परकोलेट होके हर स्टार्टअप सोसाइटी तक पहुंच रहा है, क्या वो डाउन ट्रोडन तक भी पहुंच रहा है, क्या इंडिया का हर आदमी जो है इस ग्रोथ का फ़ायदा ले सकता है क्या। तो इंक्लूसिव मतलब समन्वय बना के सभी को ये ग्रोथ का फ़ायदा हो। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका मेन थीम था, सेंट्रल थीम था।
इसके अलावा ग्रोथ टारगेट लिया गया 9% का, 9% का ग्रोथ टारगेट लिया गया, लेकिन अचीव हुआ 8% का। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बुरा नहीं है। 9% का टारगेट लिया गया, 8% इज़ ऑल्सो गुड। तो ये जो है इस बीच में अचीवमेंट रहा हमारा कि 8% कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर हमने अचीव किया। क्रिएशन ऑफ 70 मिलियन न्यू जॉब्स का टारगेट था एंड पोवर्टी को कम करने का टारगेट लिया गया, जो कि कुछ हद तक हुआ, कुछ हद तक नहीं भी हुआ, बट ठीक है, इतना टारगेट था। नेक्स्ट है 12th प्लान। 12th प्लानिंग के बाद प्लानिंग बंद हो गई, ठीक है, 5 ईयर के प्लान आने बंद हो गए। 20 ईयर्स विजन, 15 ईयर्स विजन, 7 ईयर का विजन, और इसके अलावा 3 ईयर जो है ये सब आने लग गया। तो खैर 12th प्लान की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये 2012 से लेकर 2017 तक रहा, ठीक है, 2012 से लेकर 2017 तक था। इसमें जो टारगेट लिया गया कि भाई 8% का ऑन एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रखेंगे, बट ये अचीव नहीं हो पाया। अचीव कितना हुआ? 6.9%। सरकार बदल गई थी, गवर्नमेंट चेंज हुआ, मोदी सरकार आई थी 14 में, जैसा कि आप जानते हैं। डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, तो इसका भी थोड़ा सा असर हुआ इस प्लान पे। इसका मेन टारगेट क्या था 12th प्लान का? फास्टर, सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ इसका टारगेट था। तो पॉलिटिकल थोड़ा सा टर्माइल आया, मतलब पॉलिटिकली टर्माइल नहीं कह सकते, मतलब सरकार बदली, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन आया तमाम चीज़ें में। अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ प्लानिंग की। तो प्लानिंग से हमें क्या क्या मिला, क्या अचीव किया हमने प्लानिंग से, वो देख लेते हैं। तो प्लानिंग से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि नेशनल इनकम जो है हमारा मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ। जो लेवल हमारा पहले था प्लानिंग से पहले, उससे तो नेशनल इनकम हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, बहुत ही अच्छा खासा इंक्रीज इसमें देखा गया। सोशल इंडिकेटर्स हमारे इंप्रूव हुए, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट में सुधार आया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में सुधार आया। इसके अलावा जो है हमने देखा कि लिटरेसी भी हमारी इंक्रीज हुई। डिजीज़ में बहुत सारे, पहले हैजा फैजा कई सारी बीमारियाँ थी, वो बहुत कम हुई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी जो आज़ादी के समय 32 साल के आसपास थी, वो बढ़ के अब अच्छी खासी हो चुकी है, लगभग 69-70 साल हो गई है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ, जैसे कि बेसिक इंडस्ट्री में सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, ये सब स्ट्रॉन्ग बने, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर ग्रोथ में मतलब इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन फूड प्रोडक्शन जो है हमारा रिकॉर्ड हाई पे आजकल चल रहा है। तो एग्रीकल्चर में अभी भी बहुत दिक्कतें हैं, बट बहुत सारा इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, इसको ना नहीं कह सकते। फॉरेक्स रिजर्व जो एक समय जो है 1991 में बिल्कुल कम हो गया था, वो आज के डेट में थैंक्स टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है वो सब्सटेंशियल अमाउंट में है, 600 बिलियन से ऊपर है। नेक्स्ट है कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास ओनली 20 यूनिवर्सिटी हुआ करती थी दोस्तों। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे पास मात्र और मात्र 20 यूनिवर्सिटी थी, 591 ही कॉलेज थे, जो कि अब बढ़ के जो है 700 यूनिवर्सिटीज़ हो चुकी हैं हमारे पास, और 40,000 से ज़्यादा जो हमारे पास है कॉलेजेज हो चुके हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फेलियर्स ऑफ प्लानिंग बात कर लेते हैं दोस्तों। फेलियर्स ऑफ प्लानिंग, अब प्लानिंग ऐसा नहीं है कि इसने बहुत सारी अचीवमेंट ही गिना दिए हमने तो सब अचीवमेंट ही है, इसके फेलियर्स भी हैं, फेलियर्स भी बहुत हैं। तो फेलियर्स क्या है कि अभी भी आप देख सकते हो कि पॉवर्टी अभी भी है, रैम्पेंट है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पॉवर्टी आज भी है, बहुत इरिडिकेशन हुआ लेकिन अभी भी बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी हाई है। तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इशू को हम आज तक, इतना साल हो गया, 70 साल हो गया, हम प्लानिंग के थ्रू तो ख़त्म नहीं कर पाए, अब पता नहीं क्या होगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, देखो स्कूल खुल जाना, कॉलेजेस खुल जाना, बहुत नंबर में खुल जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसी है क्वालिटी उनकी वो भी ज़रूरी है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थोड़ा सा लो है। जेंडर डिस्पैरिटी आज भी है, आज भी महिला और पुरुषों में जेंडर डिस्पैरिटी आज भी आपको दिखेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्लोबली कम्पिटिटिव हमारा नहीं है, इसका कारण मुख्य ये है कि बजट में हम इसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं। एक्सपोर्ट्स आर नॉट ग्रोइंग मच, जितना सोचना मतलब जितना होना चाहिए था एक्सपोर्ट का ग्रोथ, उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट का ग्रोथ भी नहीं हुआ। एंड फार्म प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है, फार्म प्रोडक्टिविटी अभी भी लो है। उसके कारण है लैंड होल्डिंग छोटी है, इंटेंसिव खेती होती है, जीविकोपार्जन के लिए खेती होती है, तो चूस जाता है धरती का फर्टिलिटी, तो फार्म प्रोडक्टिविटी लो है। रीजनल इम्बैलेंसेस है, कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो बहुत आगे हैं इंडिकेटर में, बहुत सारे इंडिकेटर में, जैसे केरल हो गया, मोस्ट ऑफ द साउथ के स्टेट हो गए, हरियाणा हो गया,
पंजाब हो गया, ये सब इंडिकेटर्स में आगे रहते हैं। बट बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, बीमारू स्टेट जिसे कहते हैं, वो इंडिकेटर्स में बहुत पीछे हैं। जैसे बीमारू में बिहार आता है, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बीमारू स्टेट कहा जाता है। बीमारू स्टेट अभी भी पीछे हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हॉन्ट्स अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन इन इंडिया। देखिए, चिल्ड्रेन का माल न्यूट्रिशन होना, माल न्यूट्रिशन से जूझना, ये बहुत बड़ा बैड न्यूज़ कह सकते हो, क्योंकि चिल्ड्रेन ही आगे जाके आपके देश के रक्षक बनेंगे, देश को चलाने का काम करेंगे। तो उनको ही अगर कम न्यूट्रिशन मिले, माल न्यूट्रिशस रहे, तो वो दिक्कत वाली बात है। तो ये सब फेलियर्स है प्लानिंग के। अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, हम जानते हैं कि 1991 में जुलाई में स्टार्ट हुआ था। जुलाई में स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म। क्यों स्टार्ट करना पड़ा? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास उस समय 90-91 में ऐसी स्थिति आ गई थी एक समय कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व था वो मात्र $1 बिलियन था, जो कि 15 दिन के लिए ही सफिशिएंट था हमारे इंपोर्ट्स के लिए। तो अब देखो, भारत तो मतलब खाली भारत को तो बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो और भी सामान इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं इंपोर्ट? फॉरेक्स रिजर्व हमारा जो है काफ़ी लो चला गया था, इसलिए हमारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। साथ में गल्फ वार छिड़ गया था उसी समय, तो जो रिमिटेंसेस आते थे गल्फ कंट्रियों से वो भी कम हो गए थे। तो ये दो प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा ट्विन बैलेंस डिफिसिट जिसे कहते हैं, वो ट्विन डिफिसिट वाला जो हिसाब किताब है, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, साथ में करंट अकाउंट डिफिसिट भी है, तो वो भी चल रहा था। इस वजह से हमें IMF के पास जाके हाथ फैलाना पड़ा और इकोनॉमिक रिफॉर्म फाइनली शुरू हुआ। खैर, ग्रेटर इसके दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म के दौरान ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हमने देखा कि मार्केट फोर्सेस का हमने इंट्रोड्यूस कराया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करके हमने देखा कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी इतनी अच्छी इकोनॉमी नहीं हो सकती है, तो हमें जो है ग्लोबली ओपन होना पड़ेगा, लिबरलाइज करना पड़ेगा अपनी इकोनॉमी को, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा। तो LPG आया उसी समय, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ताकि मार्केट फोर्सेस हमारी काम करे और सब कुछ डिमांड सप्लाई बेस्ड हो जाए। FDI आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI, ये सब आए। प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करे इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर वाज विलिंग एंड कैपेबल ऑफ मेजर रोल। तो देखिए, जब हम आज़ाद हुए थे तो प्राइवेट सेक्टर हमारा कैपेबल भी नहीं था, विलिंग भी नहीं था। लेकिन अब तो अच्छा खासा टाइम हो गया था 1990 में, अब तो 40 साल बीत चुके थे, और इन 40 सालों में अब देखा गया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है अब विलिंग भी था और कैपेबल भी था। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है उनके ऊपर बेस्ड होना था। इंडियन इकोनॉमी टू इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ताकि हमारे पास कैपिटल फ्लो आए। तो हम WTO के मेंबर बने, कैपिटल फ्लो हमारा बढ़ा, टेक्नोलॉजी हमारे पास नई नई आने लग गई, एंड हायर एक्सपोर्ट्स हमारे शुरू हो गए थे। अब हमने एक्सपोर्ट भी अपना हायर कर दिया था। इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसमें LPG मैंने बताया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसके अलावा जैसे ओवरऑल कह सकते हैं कि हमने इकोनॉमी को अपने ओपन कर दिया। जैसे चाइना ने बहुत पहले ओपन कर दिया था, हमने अब जाके ओपन करा, ठीक है। इसके अलावा वी ऑल्सो नीडेड, वाई इकोनॉमिक रिफॉर्म, बिकॉज वी ऑल्सो नीडेड एक्सपोर्ट्स टू इंक्रीज, FDI टू कम इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिससे कि हमारी जो कंपनियां हैं कम्पिटिटिव बने, ठीक है, उनमें कंपटीशन की भावना है। हमारे स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, FPI के थ्रू, और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमारा मिटिगेट हो। ये सब सोच के हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। अब देखिए, इनिशियली जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म को लेके काफ़ी ज़्यादा सेप्टिसिज्म था, काफ़ी ज़्यादा संशय था, काफ़ी ज़्यादा डर था, फियर था। तो वो फियर किस चीज़ का था? दैट वर्सेनिंग ऑफ पॉवर्टी। हमने देखा कि कहीं ना कहीं अगर हम इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आएंगे तो जो हम खर्चा एज ए सरकार, जो पहले क्या सोचती थी कि सोशल सेक्टर पे खर्चा करो, सोशल सेक्टर पे खर्चा करो, वो खर्चा डाइवर्ट हो जाएगा। वो खर्चा हम लोग प्राइवेट सेक्टर पे करने लग जाएंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और हमारी जो है सोशल सेक्टर पीछे छूट जाएगी, सोशल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो पॉवर्टी क्या होगा? पॉवर्टी और उसका सिचुएशन वर्सन होगा, और ये हुआ भी। एंड फ्लड ऑफ इंपोर्ट्स, हमने देखा कि अगर ओपन करोगे तो एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन इंपोर्ट भी तो बढ़ेगा, क्योंकि फॉरेन की कंट्री खुल जाएगी
मतलब हमारी कंट्री खुल जाएगी फॉरेनर्स के लिए, तो फॉरेनर्स बहुत सारा जो माल डंप करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। फूड सिक्योरिटी हैम्पर होगा, बिल्कुल फूड सिक्योरिटी कैसे हैम्पर होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पे हम खर्चा कम कर देंगे तो हमारा प्रोडक्शन पे उसके असर आएगा। इसके अलावा फिर प्रेशर ऑन लेबर सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर करोगे, सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं रहेगी, मार्केट बेस्ड हो जाएगी, तो लेबर को जो क्या करते हैं, कट करते हैं। वो चाहते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाए, कॉस्ट कटिंग जिसे कहते हैं। इसकी वजह से लेबर के हो सकता है कि पैसे में कमी हो जाए, लेबर को निकाल दिया जाए नौकरी से, तो लेबर जो है, लेबर सेक्टर पर प्रेशर पड़ेगा, और ये हुआ भी बहुत सारा। अब हम देखते हैं कि टारगेट क्या था, एक्चुअली रिफॉर्म का टारगेट क्या था। वो जो रिफॉर्म हुआ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो उसका टारगेट क्या था। तो पहला टारगेट था दैट डिसमेंटलिंग लाइसेंस राज। पहले क्या हम देख रहे थे कि लाइसेंस राज चल रहा था। लाइसेंस राज का मतलब है कि कुछ जो सेक्टर्स थे वो बिल्कुल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, गवर्नमेंट ही लाइसेंस इशू करता थी और सबको लाइसेंस मिलता नहीं था। तो लाइसेंस एंड परमिट राज को डिसमेंटल करना इसका टारगेट था, ताकि प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ चढ़ के आए। पीएसयूज का जो है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब उसका जो है शेयर बेचना प्राइवेट को, एंड प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। ये भी दिक्कतें देखी गई कि जो मैनेजमेंट में हेड बन जाता था, सरकारी मान के बैठ जाता था, प्रोफेशनल नहीं था, उसको प्रॉफिट से क्या मतलब है, सरकारी कंपनी उसकी कंपनी थोड़ी है। तो ये देखा जा रहा था कि वो प्रोफेशनली नहीं सोचता था, वो बस मैंने मतलब हेड मैनेजमेंट में बैठ के ऐसे ही टाइम पास करता था, सैलरी लेता था। तो इसको भी प्रोफेशनलाइज किया गया कि भाई नहीं, आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, ठीक है, जिसके द्वारा आप देखते हो कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है, तो ये भी उसी समय हुआ। इन्फ्लेशन टारगेटिंग की गई, फर्स्ट टाइम जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग करी गई कि भाई 2% से लेकर 4% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, 2 से 6%, सॉरी 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, मतलब वो 4% का जो इन बिटवीन जो गैप है वो मेंटेन रहना चाहिए, इससे ऊपर ना जाना चाहिए 6% से, और 2% से नीचे ना जाना चाहिए। इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाने लग गया, मतलब इन्फ्लेशन को भी सोच रहे हो, महंगाई को भी टारगेटेड महंगाई करने लग गए हम। तो इससे क्या है, जो कंट्रोल में हो हमारी महंगाई, ना ज़्यादा कम हो, ताकि इन्फ्लेशन की जगह डिफ्लेशन कहीं ना आ जाए, ना बहुत ज़्यादा बढ़े तो बहुत ज़्यादा भी ना बढ़े। तो 2 से 6% का जो है ब्रैकेट चूज किया गया। बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म किए गए, ताकि जो है बैंकिंग सेक्टर का जो एसेट है वो क्वालिटी एसेट हो उसका, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा लोन में ही एसेट चला गया और बैड डेप्ट बन गया, ऐसा ना हो। तो ग्लोबल नॉर्म्स जैसे बसेल 1, 2, 3 है, तो बसेल 3 तक हमने उसको अडॉप्ट किया, ताकि जो है क्रेडिट टू रिस्क रेशियो जो है उसको मेंटेन किया जा सके, बहुत ज़्यादा बैड एसेट ना क्रिएट हो। तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है रिफॉर्म्स लाएगा, ये भी टारगेट था इसका। फ्री फ्लोट ऑफ रुपया पहले क्या था कि फिक्स्ड रेट पे फ्लोट करता था, फ्लोट नहीं करता था, फिक्स्ड रेट था उसका एक्सचेंज रेट, तो उसको भी मार्केट पे डाल दिया गया कि रुपया जो है डिमांड सप्लाई पे बेस होगा। रुपया $1 खरीदने में कितना रुपया लगता है वो मार्केट पे छोड़ दो, कि किस करेंसी में पावर है वो मार्केट पे छोड़ दो, कौन करेंसी डिवेल्युएट होती है, डिप्रेशिएट होती है, वो मार्केट पे छोड़ दो, खुद से कंट्रोल में मत रखो। ये भी इसका टारगेट था। एंड कन्वर्टेबिलिटी जैसे होती है ना कि रुपी कन्वर्ट होता है, तो रुपया को कन्वर्ट करने का जो कन्वर्टिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। एग्रेसिव एक्सपोर्ट प्रमोशन लाया गया, एफडीआई एफआईआई को इंक्रीज करना, ये भी जो है इसका मेन टारगेट में से एक था। अब ये जो रिफॉर्म हुआ वो 2 जनरेशन में रिफॉर्म हुआ, और अगला जनरेशन भी अभी शायद चल ही रहा है, ठीक है, सेकेंड जनरेशन में ही हम लोग चल रहे हैं, थर्ड जनरेशन पता नहीं कब आए कब नहीं। तो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म आज भी चल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वन एक्शन था, वन टाइम एक्शन था, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में आया था वो आज भी चल रहा है, उसके जनरेशन है, आज भी चल रहा है, ठीक है, अभी भी हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म ही चल रहा है। तो ये नहीं है कि वन पिल वाला कहानी है कि एक दबा दो और सारा मर्ज दूर है, ऐसा नहीं है, ये चल रहा है, आज भी चल रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन का जो रिफॉर्म है उसमें हमने क्या किया, हमने बैंकिंग सेक्टर में जो कंस्टेंट थे, जैसे SLR है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, इसमें क्या है कि कुछ पैसा, लगभग 20 से 25% तक पैसा जो है, ये पैसा रखना पड़ता था किसमें, वो बैंकों, पहले तो और ज़्यादा रखना पड़ता था, खैर इसको कम किया गया, 20 से 25% किया गया, कि भाई कुछ जो पैसा है इसको SLR को रिड्यूस किया गया, ताकि जो है बैंकों का जो ये पैसा, SLR में क्या होता है कि कुछ पैसा और कुछ बॉन्ड के तौर पे
जो है बैंकों को रखना पड़ता है अपने पास रिजर्व पैसा, उसको लोन नहीं दे सकते हैं ये, तो इसको कम किया गया ताकि जो है बैंकों के पास सफिशिएंट पैसा हो जाए कि वो क्रेडिट फॉर्मेशन करे, लोन दे सके और उनका जो है बिजनेस ग्रो करे। CRR जिसे करेंसी कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, ये एक ऐसा अमाउंट है जो कि बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ता है, जो कि ये भी ज़्यादा था बहुत, तो इसको 4% के आसपास लाया गया, इसको भी कम किया गया ताकि जो है बैंकों के पास सफिशिएंट पैसा रहे। इसके अलावा जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया गया काफ़ी ज़्यादा, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। एक्सचेंज रेट को जो है मार्केट ड्रिवन किया गया, तो हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, इसमें जो है अच्छा ऊपर वाले में फर्स्ट वाले में नॉन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किए गए, कोई लॉ बनाया नहीं गया, नॉन लेजिस्लेटिव, बस उसको कम करा दिया गया, नॉन लेजिस्लेटिव रिफॉर्म किए गए। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन का रिफॉर्म हुआ तो उसमें जो है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। इसमें लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमने बहुत सारा लेजिस्लेशन लाके हमने स्ट्रक्चरल चेंज किए, ठीक है, जैसे कि लेबर रिफॉर्म्स किए हमने, बहुत सारे एक्ट पास किए, GST लेके आए हम, अगेन एक एक्ट बना के लेजिस्लेशन करके हम लेके आए थे, GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। FDI के लिए हम एक्ट पास किया हमने, उसमें FDI का लिमिट बढ़ाया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, ये सब हमने करा सेकेंड जनरेशन के रिफॉर्म्स में, जिसको हम लेजिस्लेटिव नेचर के रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। अब क्या इसका कुछ फ़ायदा हुआ, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ उसका कुछ फ़ायदा हुआ क्या सर? बिल्कुल यार, फ़ायदा तो हुआ ही। इकोनॉमिक ग्रोथ हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, 8% टाइप ग्रोथ होने लग गया, जो कि पहले 5% 6% से ज़्यादा नहीं बढ़ता था, 9% तक होने लग गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इमीडिएटली सॉल्व हो गई थी, कुछ ही मतलब महीनों में, 1 साल के अंदर ही बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो था हमारा काफ़ी इम्प्रूव हुआ, ठीक है, जो कि हमारा एक फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व था वो भी इंक्रीज हुआ। सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो किया, 55% आज की डेट में GDP का पार्ट जो है, कंट्रीब्यूशन जो है GDP में सर्विस सेक्टर का है। ग्लोबल प्लेयर बन गए हम लोग सर्विस सेक्टर में। इसके अलावा वी फेस्ड ग्रेट रिसेशन 2008 से 13 तक, लेकिन वो उसका इफेक्ट हमारे पे या तो कह सकते हैं बिल्कुल नहीं था, या फिर था भी तो बहुत कम था ग्रेट रिसेशन का। ये हमारा रेजिलियंस था, ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म का फ़ायदा था जो कि हमें यहाँ पे मिला, कि उसमें मतलब मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्री जो है गिर गई थी, बिल्कुल फिजिकल स्टिमुलस लेके आ रही थी। वही बात करें FII FDI की, तो ये भी पिकअप हुआ, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग जो है इंक्रीज हुआ, एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हुआ। इंडियन कॉर्पोरेट्स बिकम MNCs, अब इंडियन कॉर्पोरेट्स इतने कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज बन गए थे, तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। टैक्स कलेक्शन जो है उसका बेस इंक्रीज हुआ, टैक्स कलेक्शन का बेस इंक्रीज हुआ। इंडियन कंपनीज जो है दे वर लिस्टेड ऑन नैस्डैक एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय कंपनी जैसे आपको पता है बहुत सारी कंपनियां, 15-20 ऐसी कंपनियां जो कि नैस्डैक यानी कि अमेरिकन जो है एक्सचेंज में लिस्टेड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे कि एक डॉक्टर रेड्डी है, डॉक्टर रेड्डी के अलावा इन्फोसिस है, इसके अलावा HCL है, और भी सारी कंपनियां हैं, TCS है, बहुत सारी कंपनियां, 15 कंपनियां। अब हम बात करेंगे इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जो PMF है, प्राइम मूविंग फोर्स है हमारा, हमने जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब हम प्लानिंग के तरफ जा रहे थे तो एक कन्फ्यूजन था हमारे बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, और ओवरऑल कह सकते हैं कि सरकार के मन में कन्फ्यूजन था कि प्राइम मूविंग फोर्स क्या रखा जाए इकोनॉमी का। कहने का मतलब है कि प्राइम मूविंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसके इर्द गिर्द जो है इकोनॉमी इवॉल्व करती है। क्या वो एग्रीकल्चर रखना चाहिए था या फिर मैन्युफैक्चरिंग, ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, बट उस समय हमने जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपना प्राइम मूविंग फोर्स चुना था कि हम ज़्यादा फोकस करें प्राइम मूविंग फोर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग पे। Confirm F4 started? Negative. F4 party? F4 party is now PCP. Tell them to form up and give a report in
supervisor to give me a call. दरवाजा. नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा था कि पीसी महाबोलोनिस का ये मॉडल था। ठीक है, पीसी महाबोलोनिस का ये मॉडल था जिसमें कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की बात करी गई थी और सेल्फ रिलायंस की। तो ये जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बैकबोन था। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि फर्दर जो है इंडस्ट्रीज को हेल्प करती सेटअप करने में, जो कि किया भी गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स बनाए गए फॉर मैन पावर ट्रेनिंग ऑल्सो। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोले गए ताकि मैन पावर्स की ट्रेनिंग हो सके अच्छे तरीके से, जो कि स्किल लेवल उनका इस लेवल पे आ जाए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी हेल्प मिले। तो ये सब हमने किया, बट ये सब करने के बावजूद भी मोमेंटम जो है सस्टेन नहीं हो पाया। हमने मॉडर्न डे टेम्पल्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तौर पे लगा तो दिया। बेसिकली मॉडर्न डे टेम्पल कहते थे इनको जवाहरलाल नेहरू, तो ये हमने लगा तो दिया, बट मोमेंटम उस तरीके से चला नहीं। रीजन क्या था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1951 जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951, इसको बेसिकली लाया गया था कि 1948 का जो इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसी थी उसको जो है इम्प्लीमेंट कराया जा सके। तो इससे कहीं ना कहीं लाइसेंस राज शुरू हो गया कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करने लगे किसे लाइसेंस मिलना है किसको नहीं। एंड लाइसेंस राज की वजह से जो है प्राइवेट सेक्टर जो है हमारा डैम्पेन हुआ, उसमें काफ़ी हानि हुई। मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज़ थी, MRTP कहते हैं, 1969 में आया था। इससे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े कंपनियां थी वो छोटी कंपनियों को ऊपर आने ही नहीं देती थी। कहती थी कि भाई अगर तुम्हारा 25 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा तो तुम मोनोपोलिस्टिक वाले से उससे नीचे ही रखना है तुम्हारा, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हो। तो वो ऐसा था कि कितना भी चाहे कोई कंपनी तो वो ऊपर नहीं जा सकता था। ये मोनोपोलिस्टिक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी में था, तो इसके वजह से भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं बढ़ पाया। प्रॉब्लम ऑफ लैंड इक्विजिशन, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, 17% वर्ल्ड की आबादी इंडिया में रहती है, मात्र कितना लैंड है, 2.4%। तो इस लैंड पे इतनी जनसंख्या की वजह से लैंड कोई देना नहीं चाहता था, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लैंड इक्विजिशन। तो लैंड इक्विजिशन हो नहीं पाया, तो ये सब फेलियर का कारण बना। इसके अलावा FDI हमने रोक रखा था उस समय, और हम जानते हैं कि FDI कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्पस ऑफ कंपटीशन। तो कभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कंपटीशन आया ही नहीं क्योंकि FDI नहीं था। दैट नेक्स्ट है कि नेग्लेक्ट किया हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, लैक ऑफ एडिक्वेट ह्यूमन कैपिटल इसकी वजह से हुआ। जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को ही पीछे छोड़ दोगे, पढ़ी लिखी जनता ही आगे नहीं आएगी, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग आगे नहीं कराओगे, उनको ट्रेंड नहीं करोगे, पढ़ी लिखी जनता नहीं होगी, तो मशीनों पे काम कौन करेगा, उनको समझेगा कौन, टेक्निकल चीज़ों को कौन समझेगा। तो ह्यूमन कैपिटल हमारा एडिक्वेट नहीं हो पाया, ये भी एक कारण था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स थे, जैसे कि पावर, उस समय इतने ज़्यादा पावर की कंपनियां नहीं थी, पावर इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी में तमाम दिक्कतें थी, रोड्स बन नहीं पाए थे, टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत पीछे था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोटलनेक्स थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यही सब तो चाहिए, इससे भी पीछे चला गया। रिजिड लेबर लॉ था। देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाना है तो आपके लेबर लॉ काफ़ी थोड़े से सॉफ्टेन होने चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल खोल दो, लेबरों को एक्सप्लॉइट कर दो, ऐसा नहीं है, बट स्ट्रिंजेंट लॉ भी नहीं होना चाहिए ताकि मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो ही ना कर पाए। एक बैलेंस बनाना चाहिए था। तो रिजिड लेबर लॉ थे, बहुत रिजिड थे। नो टैक्स ऑन द सर्विसेज, सर्विसेज सेक्टर पे टैक्स नहीं था तो सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर गई, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे टैक्स था तो पीछे रह गए। लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग, उस समय ईज ऑफ डूइंग कॉन्सेप्ट ही हमारे इकोनॉमी में नहीं था कि उनको हम जो है, एक तो प्रोसेस इतना डिफ़िकल्ट बना रखा था, लैंड इक्विजिशन ठीक नहीं था, तमाम जो लैंड हो इक्विजिशन में कोई ख़रीद भी लेता था लैंड तो वो पता चला धांधली में चला गया, तो तमाम दिक्कतें थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी नहीं था। इसलिए क्या हुआ कि एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम डेवलप नहीं कर पाए, हमने प्राइमरी सेक्टर से सीधा जंप मार के सेकेंडरी सेक्टर पर पहुँच गए, जबकि वर्ल्ड में ये ट्रेंड रहा है कि प्राइमरी सेक्टर पहले
आदमी जैसे अमेरिका वगैरह में क्या था, सबसे पहले वहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी थी, प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड थी, वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आए। मोस्ट ऑफ द यूरोप में यही कहानी रही है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से वो लोग, अब जो उनका प्राइम मूविंग फोर्स है वो सर्विस सेक्टर है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ हमने नाम का मैन्युफैक्चरिंग को हमने प्राइम मूविंग फोर्स बना दिया, हालांकि हमने बाद में चेंज भी किया था, बट हमारा जो ट्रांजिशन था वो इतना स्मूथ नहीं था। हमने सीधा जंप मारा प्राइमरी सेक्टर से, एग्रेरियन सोसाइटी से सीधे हम लोग सर्विस सेक्टर पे चले आए, जो कि अगेन एक बुरी चीज़ है, सही नहीं है इकोनॉमी के लिए। नाउ विल डिस्कस अबाउट सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ इन इंडिया। सर्विसेज सेक्टर लेड ग्रोथ इन इंडिया, क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ, क्योंकि सर्विस सेक्टर ने काफ़ी पोटेंशियल दिखाया, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखाया। और ये सर्विस सेक्टर ने, आप मान सकते हो कि जीडीपी का 55% जो है कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। तो आज के डेट में हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा है। 55% जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो जो है सर्विस सेक्टर से है, और सबसे ज़्यादा एफडीआई भी यहाँ पे आता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होना चाहिए था इन जनरल। जो होता है जनरल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अमेरिका में, यूरोप में यही हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर से पहले मूव करके मैन्युफैक्चरिंग पे गए, फिर सर्विस पे गए। बट हमारे केस में ऐसा नहीं हुआ, हम सीधा एग्रीकल्चर से जंप मार के सर्विस सेक्टर में गए। कारण क्या था कि सर्विस सेक्टर पहले से ही मतलब थोड़ा आने लग गया था, क्योंकि हेल्थ की इशू थी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने लग गया था, हेल्थ सर्विस बढ़ने लग गया था। ठीक है, एजुकेशन की कमी थी तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट खुलने लग गए थे। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना फोकस ही नहीं हो पाया, और सर्विस सेक्टर पे सीधे हम लोग जंप कर गया। सर्विस सेक्टर एक और रीजन है आगे बढ़ने का कि 1994 तक इसमें टैक्स ही नहीं था। सर्विस सेक्टर में कोई कंपनी आती है, कुछ काम करती है, उसमें रेवेन्यू जनरेट करती है, उस पर टैक्स ही नहीं है। सोच सकते हो तो कितना बढ़ावा मिलता है। 1994 तक इसमें टैक्स फ्री था ये। इसके अलावा जो राइज इन पर कैपिटा इनकम हुआ, लोगों की जैसे जैसे आय बढ़ी तो वो सर्विसेज ढूंढने लग गए, जैसे कि हेल्थ सर्विस, जैसे कि एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेटेड होने लग गए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने लग गए, और भी तमाम सर्विसेज, कार वगैरह खरीदना शुरू कर दिया। तमाम सर्विसेज जो है शुरू हो गई ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने लोगों के द्वारा। तो राइज इन पर कैपिटा इज़ वन ऑफ द रीजन वाई इंडिया इज़ लीडिंग इन द सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ। देन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन जब हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ तो उससे फर्दर डिजिटलाइजेशन हुआ काफ़ी ज़्यादा, तो ग्रोथ हुआ फाइनेंशियल सर्विस का। इस वजह से टेलीकॉम सेक्टर आगे आया, रिटेल सर्विसेज, ट्रैवल, टूरिज्म, मीडिया, हेल्थ, ये सब आगे आए। इसके अलावा जो एक कॉन्सेप्ट था कि नॉन ट्रांसपोर्टेबल सर्विस क्या है, इंटेंजेंट है, मतलब कि इंटेंजिबल है, मतलब कि उसको स्पर्श नहीं कर सकते, बस उसकी सर्विस लोगे तो फिजिकली आपको कुछ मिलता नहीं। तो एक नॉन ट्रांसपोर्टेबल, मतलब कि यहाँ की सर्विस, भारत की सर्विस वर्ल्ड में कैसे जाएगी, बिल्कुल जा सकती है, वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे जैसे आईसीटी आना शुरू हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेंटर, तो हम आज की डेट में हमारी ट्रेंड मैन पावर यहाँ बैठे अमेरिका का सर्विस दे रही है कॉल सेंटर के थ्रू। तमाम और भी रास्ते हो सकते हैं, जैसे हमारा सर्विस सेंटर बाकी में भी, आईटी में भी है, हर जगह है। तो वो भी जो एक नॉन ट्रांसपोर्टेबल वाला कि भाई यहाँ से उठ के सर्विस कैसे जाएगा, वो सब भी क्लियर हो गया बिल्कुल कि जा सकता है। नॉन ट्रेडेबल ये भी नहीं है कि नॉन ट्रेडेबल, अब ट्रेडेबल भी हो चुके हैं हम लोग, नॉन सुटेबल, स्केलेबल, ये सारी प्रॉब्लम, दीज आर नो लॉन्गर प्रॉब्लम बिकॉज टेक्नोलॉजिकली चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं। तो यहाँ तक हमने बात करी। अब टाइम आ गया है नीति आयोग के बारे में जानने के लिए। ठीक है, नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो नीति, जिसे हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, ये सेटअप हुआ था इंडिया में 2015 में सेटअप हुआ। इसने जो है उस समय जो प्लानिंग कमीशन काम कर रही थी उसको रिप्लेस किया था। और क्यों लाया गया? क्योंकि एक ड्रामेटिक चेंज देखा गया था, ड्रास्टिक चेंज था राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल द टाइम नीति इस्टेब्लिश हुआ 2015 तक, तो बहुत सारा चेंज हो चुका था। अब जो है वैसी कंडीशन नहीं थी कि आपको मतलब कमांड करके आपको इकोनॉमी को ग्रो करना, ऐसा नहीं था। अब जो था, अब बस आपको मतलब गाइड की तरीके से काम करना था कि भाई पॉलिसी तैयार करनी है, गाइड करना है, प्राइवेट सेक्टर को दिखाना है कि हमारा टारगेट क्या है, उसको उस तरीके की पॉलिसीज, टैक्स सिस्टम बना के देनी है। इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था प्लानिंग कमीशन को हटाया जाए और नीति आयोग लाया जाए, जो कि हुआ भी जनवरी 2015 में। इट इज़ सेड दैट
नीति आयोग इज़ व्हीकल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ कि स्टेट का जो है कोऑपरेशन सेंटर के साथ। पहले देखा जाता था कि सेंटर डोमिनेट करती थी, स्टेट की बात नहीं रख पा रहे थे हम लोग, तो इससे क्या होता था कि स्टेट का सपोर्ट हमारे नेशनल एस्पायरेशन में, इकोनॉमिक एस्पायरेशन में नहीं मिल पा रहा था। तो उस बोटल नेक को हटाने के लिए हमने नीति आयोग लाया है, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ स्टेट्स। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी थिंक टैंक है ये इंडिया का। क्या करता है मेनली जो है, एक तो इसका पॉलिसी रिसर्च करता रहता है, इसके पास एक्सपर्ट टीम है। 2 हब बनाए गए हैं, एक तो इनोवेशन हब है और दूसरा जो है नॉलेज हब, इनोवेशन हब, और दूसरा जो है थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी पे काम करता है, टीम इंडिया हब बोलते हैं उसको। तो ये जो है थिंक टैंक है पॉलिसी बनाने के लिए। कॉम्पोजिशन बात करें अगर इसके कॉम्पोजिशन की नीति आयोग की, तो इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरपर्सन होते हैं इसके नीति आयोग के। इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होता है जिसमें सीएम होते हैं सारे स्टेट्स के, और जो यूटी जहाँ पे सीएम की प्रावधान है, जैसे पार्लियामेंट है दिल्ली में, जेएंडके में है, जेएंडके में हो जाएगा अभी नहीं है, जहाँ पे पौंडीचेरी में है, तो वहाँ के सीएम भी यहाँ पे, या फिर जो यूटीज़ हैं तो उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं इसमें गवर्निंग काउंसिल में। स्पेशल इन्विटीज़ भी बुलाए जाते हैं इसमें। फुल टाइम मेंबर जो है, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेमवर्क की बात करें कि कुछ लोग जो है फुल टाइम इसमें है, ठीक है, जैसे कि वाइस चेयरमैन फुल टाइम मेंबर होते हैं। मेंबर इसके फुल टाइम कौन कौन से हैं, तो मेंबर फुल टाइम के हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, जैसे कि 2 हो सकते हैं मैक्सिमम पार्ट टाइम, जो कि लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से लाए जाते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल लोग होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं 4 मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी, एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होते हैं टोटल 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल इन्विटीज़ फ्रॉम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहाँ से भी कुछ स्पेशल इन्विटीज़ बुलाए जाते हैं। रीजनल काउंसिल्स भी बनाई जा सकती है जब रिक्वायर्ड होगा। ऐसा देखा जाए कोई रीजनल मुद्दा है, मान लो कि नॉर्थ ईस्ट का कोई मुद्दा है, तो वहाँ के सीएम को मिला के एक उनके मेंबरशिप करा के रीजनल काउंसिल में उस मैटर को डिस्कस किया जा सकता है। वहाँ पे भी चेयरमैनशिप देंगे पीएम, या फिर पीएम के कोई नॉमिनी वहाँ पे उसको चेयरमैनशिप करेंगे। इसके अलावा जो है एक्सपर्ट्स रहते हैं, स्पेशलिस्ट रहते हैं, प्रैक्टिशनर्स रहते हैं, जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। एक इसमें सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिनका फिक्स टेन्योर होता है, ये भी अपॉइंट किए जाते हैं, पीएम के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है बेसिकली। देखो नीति आयोग में मैंने शुरू में ही बोला था कि इसमें 2 हब है, नीति आयोग में 2 हब है। फर्स्ट हब को हम कहते हैं टीम इंडिया हब, जिसका काम है कि इंगेजमेंट कराए स्टेट्स का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। स्टेट को मतलब ना कान पकड़ के, मतलब कैसे भी हाथ पौवा पकड़ के उनको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए इसको जो है टीम इंडिया हब बनाया गया। और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, जिसका काम है थिंक टैंक। ये पॉलिसी बनाने का काम करती है कि किस एरिया में ये टारगेट अचीव करना है, किस एरिया में तो ये पॉलिसी होनी चाहिए। ये काम जो है नॉलेज इनोवेशन हब करती है। अब बताते हैं कि एम और ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग के। एम और ऑब्जेक्टिव क्या है नीति आयोग के, तो एम है इसका कि प्रोवाइड करे टेक्निकल एडवाइस अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी, जैसे कि मेक इन इंडिया लाया गया, डिजिटल इंडिया लाया गया, स्वच्छ भारत लाया गया। तो इसका टेक्निकल एडवाइस देना काम है कि ये पॉलिसी में ये होना चाहिए, ये पॉलिसी में फलाना चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ में ये चीज़ होना चाहिए, ये टेक्निकल एडवाइस देता है। इसके अलावा फॉस्टर करे ये इंटर मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन को, और बेटर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को फॉस्टर करे, ये इसका काम है। इंटर मिनिस्ट्री क्यों जरूरी है भाई, देखिए मिनिस्ट्री में भी आपस में कोऑपरेशन नहीं था पहले, एक दूसरे को बोलते थे कि नहीं वो तो वो मिनिस्ट्री का काम है, वो मिनिस्ट्री, तो एक टेबल पे लाने का इसने काम किया है मिनिस्ट्रीज़ को भी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मिनिस्ट्रीज़ को भी इंटर जो है डिपेंडेंट होना पड़ता है कि भाई मेरा मतलब ऐसा नहीं बोल सकते मैं तो एक्सक्लूसिव रेलवे हूँ तो मैं रेलवे का ही देखूँगा, और कोई बोल दे कि मैं हेल्थ हूँ तो मैं हेल्थ ही देखूँगा, मैं बाकी के उसमें इंटरेस्ट इन्वायरमेंट जाए बाहर लेने, ये सब नहीं। तो इंटर मिनिस्ट्रियल जो कोऑर्डिनेशन है, बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है इसका फॉस्टर करना इसका काम है। इसके अलावा जो इसको क्रिएट करना है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं है कि सेंटर से पॉलिसी आए उसको नीचे तक फैला दो, हर जगह उसको पहना दो वही कपड़ा, मतलब
वन फिट अप्रोच नहीं पॉसिबल है। बोला गया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से प्लान लो, वो प्लान फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पे आए, स्टेट लेवल से सेंटर पे आए। तो कहते हैं बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए ताकि जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका विकास हो सके। its aim includes also to create knowledge, innovation and entrepreneur support system through knowledge and innovation hub। knowledge and innovation hub का काम क्या है? तमाम रिसर्च लेके आना, नॉलेज लेके आना, इनोवेशन लेके आना, वो स्टार्टअप्स को बताना, स्टार्टअप्स को उसको एक सिस्टम क्रिएट करना जहाँ पे स्टार्टअप्स आगे आएँ। इट हैज़ टू मोनिटर एंड इवोल्यूएट प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं चाहे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हो, सेंटर के हों या फिर सेंट्रल सेक्टर के हों, उसको जो है इवेल्युएट करना, मॉनिटर करना इसका काम है। गवर्नमेंट को नीति आयोग के थ्रू इनेबलर बनना है रेदर देन प्रोवाइडर। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है, बेसिकली नीति आयोग के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, नीति आयोग के थ्रू गवर्नमेंट इनेबलर बनती है, वो गाइड करती है, गाइड की तरह काम करती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर ये काम कर लो, ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, प्राइवेट सेक्टर उसको ये फोकस करना चाहिए। तो इनेबलर बनती है, तमाम चीज़ें, तमाम पॉलिसी लाके इनेबलर बनती है, ना कि प्रोवाइडर। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना भी नीति आयोग का काम है, टू एक्चुअल रिटर्न्स टू द फार्मर्स। पहले क्या था, फूड सिक्योरिटी ही खाली मैटर करता था कि भाई फूड सिक्योरिटी। अब इनका टारगेट है कि इतना फूड सरप्लस हो जाए कि उसको एक्सपोर्ट भी किया जा सके, उससे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सके। तो उसमें जो है मिक्स्ड एग्रीकल्चर करना इन्होंने शुरू करवा दिया है। मिडिल क्लास का जो इंगेजमेंट है इकोनॉमी में वो बना रहे, चाहे कंजम्पशन के लेवल से हो, चाहे किसी भी क्लास से हो, वो इनको इंश्योर करना है। एंटरप्रेन्योर आगे बढ़े, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल बने, उसके लिए तमाम जो है उनके कोर्सेज लाए जाते हैं, ट्रेन किया जाता है ह्यूमन को। ठीक है, NRI जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस है, उन पे भी हमारा फोकस है, क्योंकि उनका भी रोल कम नहीं है, वो यहाँ पैसा भेजते हैं। ठीक है, हमारा जो है फॉरेन एक्सचेंज में उनका पैसा आता है, तो उनको भी इंगेज करके रखना नीति आयोग का काम है कि भाई जो है NRI का भी इम्पोर्टेंस हम नहीं वो कर सकते हैं, अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अर्बनाइजेशन को एज ए अपॉर्चुनिटी हमें डील करना है नीति आयोग के थ्रू कि भाई अर्बनाइजेशन एक मिसहैप ना हो जाए, एक ऐसा इवेंट ना हो जाए जहाँ पे हमारे और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं ना भाई, जैसे इन्वायरमेंट कट जाता है, या फिर कह सकते हैं कि सिटी में जो है स्लम्स बन रहे हैं, वो सब प्रॉब्लम को दूर किया जाए। अर्बनाइजेशन को एज ए अपॉर्चुनिटी देखा जाए, वहाँ से जो जॉब क्रिएशन किया जाए, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हो, वहाँ पे सारी चीज़ें वो हो जो कि हमारे नेशन को फ़ायदा पहुँचे। गुड गवर्नेंस थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिजिटल करनी चाहिए, ये भी काम है, एम एंड ऑब्जेक्टिव है, ताकि गुड गवर्नेंस मिले लोगों को। देखो डिजिटल हो जाती है सारी चीज़ें, लोगों तक आसानी से इन्फॉर्मेशन मिले तो वो गुड गवर्नेंस बन जाता है, तो गुड गवर्नेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनता के ऊपर खर्चा होना चाहिए, उनके हेल्थ पे, उनके एजुकेशन पे, उनके न्यूट्रिशनल लेवल पे, सॉफ्ट ड्रिंकिंग वाटर पे, ये सब चीज़ों पे खर्चा हो, ताकि हमारा जो है जनरेशन जो है वो स्वस्थ रहे, इंटेलेक्चुअल पैदा हो, नॉलेजफुल रहे, ताकि हमें आगे जो है ह्यूमन कैपिटल हमारा बना रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलता रहे। पॉवर्टी को ख़त्म करना भी इसका एम है। टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी इज़ ऑल्सो इट्स एम। इनइक्वालिटी किसी भी लेवल की हो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, किसी भी तरीके की हो, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इनकम की इनइक्वालिटी, कोई भी इनइक्वालिटी हो, उसको ख़त्म करना इसका मेन काम है। पॉलिसी सपोर्ट इसको देना है 50 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस को, ताकि वहाँ से बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। सेफगार्डिंग इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल एसेट, देखो ये भी ज़रूरी है कि भाई आप डेवलपमेंट करके ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दो, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी इंश्योर करना इसका एम है। अब बात करेंगे कि नीति आयोग का फंक्शन क्या है। मेनली 4 फंक्शन है दोस्तों, नीति आयोग का जो फंक्शन है वो मेनली 4 फंक्शन है दोस्तों। नंबर 1 है डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। तो ये काम क्या करना है, इसको काम करना है मेनली जो है प्रोग्राम और पॉलिसी को तैयार करना है। इसके लिए इसके पास थिंक टैंक है। थिंक टैंक जो है पढ़ी लिखी जनता है, ठीक है, वो क्या करती है, वो पॉलिसी तैयार करती है, जिससे हमारा लॉन्ग टर्म का विजन जो है कंप्लीट किया जा सके।
इट हैज़ टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये तो मेन काम है ही। इसके लिए जो है गवर्निंग काउंसिल है, टीम इंडिया हब कहते हैं जिसे, वो बेसिकली जो है स्टेट्स का जो है कोऑपरेशन ऑगमेंट करने का काम कराती रहती है। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि सही से चल रहा है कि नहीं, उसमें क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये तमाम काम। फिर उसके अलावा जो है थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है इनका अपना काम करते रहे, जैसे थिंक टैंक पॉलिसी वाला काम करते रहे, और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए जो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब काम करता रहे। अब नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या इनमें जो है अलग है। तो प्लानिंग कमीशन जो था वो इट डिड नॉट हैव स्टेट एंड यूटीज रिप्रेजेंटेटिव, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को नहीं प्रमोट कर सकता था। ये प्रॉब्लम हमने दूर कर दी जब हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को इंक्लूड कर लिया इसके साथ, तो ये प्रॉब्लम हमने दूर कर ली। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन से अलग है नीति आयोग इन टर्म्स ऑफ हमारे पास स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्निंग काउंसिल में। ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन ऑपरेशनल आर्म ऑफ एनडीसी था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करता था, वो उसके अंडर में इसका आर्म हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। ठीक है, बट नीति आयोग जो है इसके पास गवर्निंग काउंसिल है, एनडीसी नहीं है, तो उसी तर्ज पे है, बट गवर्निंग काउंसिल थोड़ा सा मोर रिप्रेजेंटेटिव है। नीति हैज़ रीजनल काउंसिल्स ऑल्सो, बट प्लानिंग कमीशन में रीजनल काउंसिल्स की व्यवस्था ही नहीं थी। रीजनल काउंसिल मतलब बताया ना मैंने कि कभी कोई ज़रूरत पड़ी, किसी रीजन में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे उस काउंसिल को बिठाया जा सकता है। पूरे नेशनल काउंसिल को, जनरल काउंसिल को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो है रीजनल काउंसिल बनाई जा सकती है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो है इस पर मोर मेंबर्स थे, ऑल फुल टाइम थे, बट यहाँ पे मेंबर्स की संख्या थोड़ी कम है और फुल टाइम मेंबर भी नहीं है। तो इससे क्या है कि इनमें हम वाली बात नहीं है कि हम ही बैठे हैं, हम ही बनाएंगे, जो हम ही करेंगे वही होगा। ये प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा इलिमिनेट किया गया है। प्लानिंग कमीशन का काम था एलोकेटिव फंक्शन करता था। नीति आयोग जो है इनेबलर है। प्लानिंग कमीशन बोला था जो मैं एलोकेट कर दिया काम वही होना है। नीति आयोग कहता है कि नहीं, हम खाली गाइड बनेंगे, भाई करना तो भाई प्राइवेट सेक्टर को है। अब हम देखते हैं नीति आयोग के अचीवमेंट्स। नीति आयोग के बहुत अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि 15 साल का इसका विजन मैप में इसने जो है तैयार किया है। उसमें अभी पता चलेगा आगे जाके 2030 में पता चलेगा जो विजन मैप अचीव हुआ कि नहीं। इसके अलावा 7 साल का इसका स्ट्रेटजी मैप भी है। इसके अलावा 3 साल का एक्शन एजेंडा इन्होंने तैयार किया है। एंड अमृत मिशन इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं इसे। डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च हुआ। मेडिकल एजुकेशन रिफॉर्म हुए। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए बहुत सारे। इंडिकेटिव इंडाइसेस मेजरिंग स्टेट्स लाया गया। मतलब कि आप देखते हो ना कि वाटर के लेवल में, स्वच्छता के लेवल में, हेल्थ के लेवल में, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के लेवल में नीति आयोग बहुत सारा इंडेक्स जारी करती है, स्टेट्स को कंपेयर करती है, जिससे कि स्टेट्स को पता चलता है कि भाई हाँ यहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो जो है क्लियर कट जो है वहाँ पे दिखता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर्स बनाया गया है फॉर रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के लिए भी सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया है, ताकि वो जो है वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसे सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हो गए इनके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर इनका जो भी दिक्कतें आ रही है उसको देखने के लिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक सब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया, चीफ मिनिस्टर्स। टास्क फोर्स बनाया गया है एग्रीकल्चर पे और पॉवर्टी एलिमिनेशन पे भी। अब हम बात करते हैं 2 मॉडल के बारे में। ये 2 मॉडल में काफ़ी डिबेट रहता है कि कौन सा मॉडल अच्छा है। एक है अमर्त्य सेन का मॉडल और दूसरा है भगवती साहब का मॉडल। तो ये दोनों मॉडल अलग अलग मॉडल हैं, इनमें काफ़ी लड़ाई होती रहती है, डिबेट होती रहती है। तो भगवती साहब का जो मॉडल है वो कहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेन थीम होना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी का काम क्या होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ करो, उससे क्या होगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रिकल डाउन इफेक्ट मतलब कि इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी, ज़्यादा पैसा आएगा, तो वो पैसा सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे कि हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा लोगों का, गरीबी दूर हो जाएगी, हैं, एजुकेशन हो जाएगा लोगों के पास। बट ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है दूर नहीं कर सकता। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है फेल हो चुका है, देखा है। हालांकि ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये प्रीरेगेटिव कह सकते हैं कि अगर डेवलपमेंट चाहिए तो ग्रोथ होना पड़ेगा, बट ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट वाला अभी कोरोना में भी प्रूव हो गया, जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डमाडोल हो गया था इंडिया का। वहीं पे अगर बात करें सेंस आपकी, तो इन्होंने बोला कि हेल्थ पे खर्चा करो, एजुकेशन पे खर्चा करो, सोशल इक्विटी पे खर्चा करो। अगर इस पे खर्चा करोगे तो ह्यूमन कैपिटल बनेगा, ह्यूमन कैपिटल बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रोथ कराएगा तो फिर फर्दर जो है लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। तो सेंस आपका मॉडल ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर ये डिबेटेबल टॉपिक है। तो ये दो मॉडल की हमने बात करी। तो गाइज इस चैप्टर में इतना ही, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में तैयार करा हुआ है। अगर पसंद आया तो दोस्तों में भी शेयर करना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।